नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका। आज हम लोग पीआईबी न्यूज़ कवर करने वाले हैं फॉर थर्ड वीक ऑफ जून। तो जून का थर्ड वीक का आज हम लोग पीआईबी न्यूज़ कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेकंड वीक कवर कर लिया है और फर्स्ट वीक भी कवर कर लिया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो फरवरी महीने का, मार्च महीने का, अप्रैल, मई और अभी जून, तो सभी का पीआईबी न्यूज़ कवर हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर देख करके आना। आपको चीज़ों को समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी। ओके, इतना तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। उसी तरीके से आज हम लोग पीआईबी न्यूज़ कवर करने वाले हैं फॉर थर्ड वीक ऑफ जून। ये आरबीआई ग्रेड बी के लिए, नाबार्ड ग्रेड ए के लिए, सभी एग्जामिनेशन के लिए ये पीआईबी न्यूज़ उतना ही रेलेवेंट है। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला न्यूज़ क्या है। आप लोगों को तो पता होगा कि हम लोग न्यूज़ कैसे कवर करते हैं। न्यूज़ को हम लोग नोट्स के माध्यम से पहले समझते हैं और याद करते हैं और फिर हम लोग टेक्स्ट को रीड कर लेते हैं। इस तरीके से जो न्यूज़ है हमारे दिमाग में बेटर रिटेन हो पाता है। ये हमारा स्ट्रक्चर रहता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहला न्यूज़ से। इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030 समझेंगे और याद करेंगे कैसे, इसका मदद से फिर रीड कर लेंगे। इंडिया और फ्रांस का इनोवेशन रोड मैप 2030। इंडिया और फ्रांस जो है दोनों ने मिल करके 2026 को ईयर ऑफ इनोवेशन बोला है। ठीक है, तो इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिल करके इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 इसको इनोग्रेट किया है। साथ में इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030 इसको भी इनोवेट किया है। ये लोग 2030 तक इनोवेशन के लिए साथ में मिलकर के क्या क्या करने वाले हैं, ये बात कहा गया है। तो इसके अंदर इन्होंने 4 पार्टनरशिप बनाया है। कलर में चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030 इसके अंदर 4 पार्टनरशिप है। पहला है पार्टनरशिप फॉर ट्रस्टेड एआई। यहाँ पर बात कहा गया है कि हम लोग एआई को सेफ तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे एआई का मदद से चाइल्ड सेफ्टी इंश्योर हो सके, ये हमारा प्रायोरिटी रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा है और बच्चा का डीप फेक बन रहा है ना? या फिर बच्चा को लेकर के नेगेटिव कंटेंट बन रहा है या फिर बहुत नेगेटिव कंटेंट है वो बच्चा तक पहुँच रहा है। तो हम लोग इस तरीके का एआई को लेकर के आना चाहते हैं ताकि वो ट्रस्टेड एआई हो, एआई हर लोग यूज़ कर पाए। तो सबसे पहला हम लोग का प्रायोरिटी है चाइल्ड सेफ्टी ऑनलाइन। दूसरा है प्राइवेसी प्रिजर्विंग डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क। हम लोग ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं जहां पर डेटा तो शेयर हो लेकिन किसका डेटा है ये ना पता चले। फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा यूज किया गया, मेरा डेटा यूज किया गया, ठीक है, और ये डेटा को शेयर किया गया। लेकिन जब हम लोग शेयर कर रहे हैं तो सिर्फ डेटा शेयर हो रहा है और आप पर्सन 1 बन गए हैं, हम पर्सन 2 बन गए हैं। ठीक है, मतलब मेरा नाम नहीं गया, आपका नाम नहीं गया, मतलब आइडेंटिटी आइडेंटिटी तो सेम रहा, मतलब आइडेंटिटी तो बच गया, आपका डेटा चला गया, है ना। तो प्राइवेसी प्रिजर्विंग डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क पर हम लोग काम करेंगे ताकि एआई को लेकर के भी हम लोग और आगे बढ़ सके और बेटर आर्किटेक्चर बना सके, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके फॉर एआई। तो ये हमारा पहला पार्टनरशिप था। दूसरा पार्टनरशिप क्या हुआ है? पार्टनरशिप फॉर पीपल टू पीपल कोऑपरेशन वाया एकेडमिक मोबिलिटी। यहाँ पर एक पार्टनरशिप हुआ है इंडिया और फ्रांस के बीच में, जहाँ पर फ्रांस बोल रहा है कि हम लोग जो है इंडियन स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पे इनवाइट करेंगे ताकि इंडियन स्टूडेंट जो कि स्किलफुल स्टूडेंट्स है वो फ्रांस में आकर के सीखे चीज़ों को और फ्रांस में रिसर्च करे और साइंस को आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए भी पार्टनरशिप हुआ है, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन वाया एकेडमिक मोबिलिटी। इसमें बोला जा रहा है कि फ्रांस जो है वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को बुलाएगा बाय 2030। साथ में म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब फ्रांस के अंदर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मान लो कि आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, तो अगर मान लो कि आप जाओगे फ्रांस तो वहां पर आपका ग्रेजुएशन वैलिड हो जाएगा और आप ग्रेजुएशन के ऊपर पढ़ाई करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन। जो इंडिया का क्वालिफिकेशन है वो वहां पर रिकॉग्नाइज हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो इंडिया में आपने बीटेक किया तो वहां जाकर के भी आप फिर से बीटेक करोगे नहीं, वहां पर बीटेक आपका वैलिड हो जाएगा। बीटेक के बाद आपको एमटेक करना है तो आप एमटेक कर लोगे। तो ये पार्टनरशिप भी किया गया है। बहुत कंट्रीज के साथ ये पार्टनरशिप नहीं होता है, फ्रांस के साथ है, इसीलिए ये रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके बाद ये पार्टनरशिप हो गया। तीसरा पार्टनरशिप है पार्टनरशिप फॉर टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी एंड इनोवेशन लेड ग्रोथ। हम लोग इस बात पे भी पार्टनरशिप किए हैं कि टेक्नोलॉजी को लेकर के हम लोग दोनों आपस में बहुत आगे बढ़ेंगे और दूसरों देशों पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इसके लिए भी ये पार्टनरशिप हुआ है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है, रुको एक मिनट देखते हैं ऐसे। इसके अंदर हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेंटर ऑफ प्रमोशन बनाए हैं, इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एडवांस रिसर्च। ये एक सेंटर पिलर की तरह काम करेगा फॉर साइंटिफिक कोऑपरेशन। इसके बाद कानपुर के अंदर हम लोग एक कैंपस बनाए हैं, फ्रैंको इंडियन कैंपस फॉर एरोनॉटिक्स ट्रेनिंग एंड करियर। यहाँ पर क्या होगा, जो भी एयरक्राफ्ट को के रिलेटेड ट्रेनिंग होता है,
एयरक्राफ्ट के रिलेटेड उसका इंजीनियरिंग पे बात होता है कि एरोप्लेन जो है वो किस तरीके से बन रहा है, उसका इंजीनियरिंग पे बात होता है। तो इस चीज़ का कैंपस हम लोगों ने कानपुर में बनाया है, ताकि टेक्नोलॉजी पे इंडियन लोगों का भी क्या बोलते हैं उसको, वो सीख सके, स्किल बने। ठीक है। इसके बाद इंडिया फ्रांस इनो एक्सचेंज ब्रिज, ये भी यहाँ पर बात किया गया है कि ये भी यहाँ पर स्टैब्लिश होगा, इंडिया फ्रांस इनो एक्सचेंज ब्रिज। इनो एक्सचेंज का मतलब कि इनोवेशन एक्सचेंज। मान लो कि इंडिया का कोई स्टार्टअप है, तो वो जो है वो जा करके फंडिंग ले सकता है फ्रांस के भी किसी लोगों से। अब मान लो कि फ्रांस का कोई स्टार्टअप है, तो वो इंडिया का भी कोई लोग से इन्वेस्टमेंट ले सकता है। तो इसीलिए ये वाला बनाया है, इंडिया फ्रांस इनो एक्सचेंज ब्रिज फॉर जॉइंट रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप कॉरिडोर। ठीक है। इसके बाद इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर के होस्ट किया था 2 इंटरनेशनल स्पेस इवेंट, मतलब हाँ, एक बेंगलुरु में, एक पेरिस में, ये होने वाला है। इंडिया और फ्रांस दोनों इंटरनेशनल स्पेस इवेंट लॉन्च करने वाला है, होस्ट करने वाला है। एक करने वाला है बेंगलुरु में, एक करने वाला है आपका पेरिस में। ठीक है। अभी देखते हैं अगला पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर बिल्डिंग एआई एंड रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल चैलेंजेस ऑन हेल्थ। तो हेल्थ को लेकर के भी हम लोग ग्लोबल चैलेंजेस मीट करने के लिए एआई सॉल्यूशंस बना रहे हैं और एआई को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। देखो क्या होता है, हम लोग चाहते हैं इंडिया और फ्रांस मिल करके क्या करे कि जो भी हेल्थ रिलेटेड डेटा है उसको हम लोग इकट्ठा करें, कॉन्सेंट बेस्ड, ऑब्वियसली कॉन्सेंट लेकर के हम लोग हेल्थ बेस्ड डेटा को ले और उस पर फिर रिसर्च करें और हेल्थ को लेकर के ग्लोबली जो चैलेंजेस चल रहा है उसको पार पाने का कोशिश करें। तो यही पूरा रोड मैप है। ठीक है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो इनोवेशन रोड मैप है उसमें 4 पार्टनरशिप है। ये चारों पार्टनरशिप हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। क्लियरली आपको समझ में आया, ओवरऑल पिक्चर समझ में आया। अभी हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है। इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर के इनोग्रेट किया है इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 और अडॉप्ट किया है इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030। ये जो इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप है, इस रोड मैप के अंदर कुछ पार्टनरशिप्स है। पहला पार्टनरशिप है पार्टनरशिप फॉर ट्रस्टेड एआई। इसको हम लोग बनाए हैं ताकि दोनों साइड्स जो है वो सेफ, सिक्योर और ट्रस्ट वर्दी एआई सिस्टम्स को बिल्ड कर सके। ठीक है। और हम लोग जो है चाइल्ड सेफ्टी के लिए बहुत काम करना चाह रहे हैं। जो भी ऑनलाइन चाइल्ड सेफ्टी है उसमें हम लोग कॉपरेशन करना चाहते हैं और वही हमारा प्रायोरिटी है। इसके बाद हम लोग प्राइवेसी प्रिजर्विंग डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क बनाने के लिए भी बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर ट्रस्टेड एआई। सेफ, सिक्योर और ट्रस्ट वर्दी एआई सिस्टम बनाओ और चाइल्ड सेफ्टी के लिए काम करो और प्राइवेसी प्रिजर्विंग डेटा फ्रेमवर्क बनाओ। ठीक है। ये चीज बात की हम लोग। अगला पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप फॉर इनहेंस्ड पीपल टू पीपल कॉपरेशन वाया एकेडमिक मोबिलिटी। फ्रांस जो है इस पार्टनरशिप के अंदर 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को बुलाएगा 2030। कहाँ बुलाएगा, फ्रांस बुलाएगा। और वहां जाकर के जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो साइंस टेक्नोलॉजी इस पे रिसर्च करेंगे, इस पे लर्निंग्स लेंगे, है ना, और टैलेंट को शेयर भी करेंगे, ये सब काम करेंगे। बस फ्रांस जो है वो पहला कंट्री था जो कि MRQ एग्रीमेंट साइन किया था विद इंडिया। MRQ मतलब कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन। आपके देश का जो क्वालिफिकेशन है वो हमारे देश में रिकॉग्नाइज होगा। इस चीज को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन। ठीक है। तो ये बड़ा न्यूज था और आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। ये तो दो पार्टनरशिप हम लोगों ने देख लिए। एक पार्टनरशिप देखें कि पीपल टू पीपल कोऑपरेशन होने के लिए एक पार्टनरशिप किए हैं, एक ट्रस्टेड एआई के लिए पार्टनरशिप किए हैं, एक पार्टनरशिप हम लोग किए हैं टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी के लिए। पार्टनरशिप फॉर टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी एंड इनोवेशन लेड ग्रोथ थ्रू इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज। हम लोग इस तरह से एकेडमी ही बना दे रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी पे रिसर्च हो सके, आपका देश और हमारा देश में जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर हो सके। मैं जो स्पेशल जानता हूँ वो आपको सिखाऊं, आप जो स्पेशल जानते हैं वो मुझे सिखाएंगे, इस तरीके से। ठीक है। तो इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एडवांस रिसर्च ये एक्ट करेगा एज अ सेंट्रल पिलर फॉर बायलैटरल साइंटिफिक कोऑपरेशन, हम लोग देख लिए थे। फ्रैंको इंडियन कैंपस फॉर एरोनॉटिक्स ट्रेनिंग एंड करियर, इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है कानपुर में। इंडिया फ्रांस इनो एक्सचेंज ब्रिज, इसके वजह से क्या होगा, इसके मदद से क्या होगा, दोनों कंट्री के बीच में एंटरप्रेन्योरशिप कॉरिडोर सेटअप होगा। एंटरप्रेन्योरशिप कॉरिडोर का मतलब कि हम इन्वेस्टमेंट ले सकेंगे उस कंट्री से, ठीक है, या फिर हम अपना जो इनोवेशन है उसको शेयर कर सकेंगे उस कंट्री तक, ये सब होगा। इसीलिए उसको बोल रहे हैं इंडिया और फ्रांस का जो इनोवेशन है उसका हम लोग ब्रिज बना दे रहे हैं। ओके। इंडिया और फ्रांस जो है वो 2 इंटरनेशनल स्पेस इवेंट भी होस्ट करने वाला है। एक वो करने वाला है बेंगलुरु में, बेंगलुरु स्पेस एक्सपो, और एक वो करने वाला है पेरिस में, इंटरनेशनल स्पेस समिट इन पेरिस। ठीक है। तो हम लोग ये भी समझ लिए कि टेक्नोलॉजी के लिए भी एक पार्टनरशिप हुआ। और लास्ट पार्टनरशिप किस लिए था, पार्टनरशिप फॉर बिल्डिंग एआई एंड रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल चैलेंजेस इन हेल्थ।
इसमें कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग होगा, जिसमें कंट्रीज जो है कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग के लिए जो आर्किटेक्चर है, जो फ्रेमवर्क है, उस पर बात करेगा, उसको डेवलप करने की कोशिश करेगा। ये 4 पार्टनरशिप था और यहाँ पर आपका ये वाला जो न्यूज़ था ये डन हो गया। समझ में आया आपको? आसानी से समझ में आया आपको? तो नोट्स के माध्यम से चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप एक लाइक मार दो, एक मस्त लाइक डालो और मुझे अच्छा फील होगा। इसके बाद देखो फ्रांस के साथ और दोस्ती बढ़ाया है और फ्रांस जो है हम लोगों से कुछ सीखा है और कुछ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है यहाँ समझते हैं। तो अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन और ला फाउंडेशन डैसॉल्ट सिस्टम्स, ये लोग दोनों मिलकर के एटीएल ब्रिज लेकर के आया है। एटीएल ब्रिज क्या है? एटीएल ब्रिज के अंदर जो यंग इनोवेटर्स हैं इंडिया से और फ्रांस से, वो लोग मिल करके इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट करेंगे। नहीं समझ में आया ना? डोंट वरी, मैं आपको समझा देता हूँ इस इमेज की मदद से। इस इमेज को देखो, देखो आप अटल इनोवेशन मिशन के अंदर अटल टिंकरिंग लैब के बारे में सुने होंगे। अब देखो एग्जामिनेशन पूछ चुका है कि अटल टिंकरिंग लैब क्या होता है। देखो मोस्टली क्या होता है कि स्कूल्स में बच्चों के लिए हम लोग एक लैब बनाए हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अटल टिंकरिंग लैब। उस लैब के अंदर ना बहुत सारा मशीन रहता है, 3D प्रिंटर रहता है, ठीक है, ड्रोन्स रहता है, ताकि बच्चा जो जाएगा वहां पर वो देखेगा ड्रोन ये क्या होता है, ई का हो गए है, अच्छा ड्रोन उड़ता भी है, अच्छा ये 3D प्रिंटर से ऐसा प्रिंट भी हो जाता है, अच्छा इतना कुछ हो रहा है साइंस से। हाँ मान लो कि हम एआई बेस्ड ये काम भी कर सकते हैं, रोबोट चला सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं, एआई से खाना भी ला सकता है, खाना लेके भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो क्यूरियोसिटी डेवलप करने का बात है, हम लोग बच्चों में, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के अंदर ये क्यूरियोसिटी डालना चाहते हैं कि देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, अगर तुम ये चीज जानोगे तो तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये सब करने के लिए हम लोगों ने एक लैब बनाया है, उस लैब को ही बोलते हैं हम लोग अटल टिंकरिंग लैब। मोस्टली हर स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब बनाया जा रहा है और उस लैब के अंदर 3D प्रिंटर रहता है, ड्रोन्स रहता है, रोबोटिक्स रहता है, कभी कभी रोबोट रहता है, जो कि क्यूरियोसिटी पैदा करता है बच्चों के अंदर। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है कितना अच्छा इनिशिएटिव है अटल टिंकरिंग लैब का। तो ये जो इनिशिएटिव है, इस कॉन्सेप्ट को जब फ्रांस देखा तो फ्रांस को भी मजा आया कि यार इसको हम लोग भी लेकर के आते हैं। तो फ्रांस बोल रहा है कि नहीं हम लोग भी ना इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे अपने स्कूल्स में। तो उन लोगों ने उसका ही नाम क्या कर दिया है, स्कूल इनोवेशन लैब। इंडिया में जिसको अटल टिंकरिंग लैब बोलते हैं, वो लोग बोल रहा है कि हम लोग इसको लेकर के आएंगे स्कूल इनोवेशन लैब, और पहली बार लेकर के आया है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि इंडिया का बच्चा देखो कि ये इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, ठीक है, 3D प्रिंटर उधर रखा हुआ है, इसके बाद फिर यहाँ पर ड्रोन रखा हुआ है, ये सब चीज़ से क्यूरियोसिटी ले रहा है बच्चा। उसी तरीके से फ्रांस में क्या हो रहा है, फ्रांस में जो डिसॉल्ट सिस्टम है, ला फाउंडेशन, ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग भी वही काम कर रहा है लेकिन इसका नाम अलग है, स्कूल फाउंडेशन लैब। हम लोग चाहते हैं कि ये लोग दोनों को मिलाएं, ये लोग दोनों को हम लोग आपस में मिलाएं, ताकि ये लोग दोनों मिल करके अपना बुद्धि लगा करके जो वर्ल्ड क्लास चैलेंजेस है उस चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए काम करें। जैसे क्लाइमेट चेंज को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, वाटर सिक्योरिटी के लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हेल्थ केयर सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या लेके आ सकते हैं, क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी के लिए क्या काम कर सकते हैं, एआई को लेकर के हम लोग क्या चीज़ लेके आ सकते हैं, ताकि कोई सॉल्यूशंस निकल के आ सके। तो इसीलिए इंडिया फ्रांस का एटीएल ब्रिज लेकर के आए हैं हम लोग, जहां पर हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जहां पर इंडिया के जो बच्चे हैं और फ्रांस के जो बच्चे हैं वो लोग दोनों मिल करके आएंगे, अपना अपना ज्ञान को शेयर करेंगे, अपना अपना जो मेंटरशिप उन लोग को मिला है उसको शेयर करेंगे और फिर कोई सॉल्यूशंस बनाएंगे। इसी को हम लोग बोल रहे हैं इंडिया फ्रांस एटीएल ब्रिज। ठीक है, समझ में आ गया आपको? बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ला फाउंडेशन डैशॉर्ट सिस्टम और इंडिया की तरफ से अटल इनोवेशन मिशन बाय नीति आयोग, ये लोग दोनों मिल करके एटीएल ब्रिज लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो यंग इनोवेटर्स हैं इंडिया के और फ्रांस के, वो लोग कोलैबोरेट करेगा टू क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशंस। ठीक है, फ्रांस में स्कूल इनोवेशन हब सेटअप होने वाला है, इंस्पायर्ड बाय अटल टिंकरिंग लैब फ्रेमवर्क। समझ में आ गया आपको? ये वाला न्यूज़ था। तो न्यूज़ देखो, न्यूज़ न्यूज़ हार्ड नहीं रहता है, पीआईबी का लैंग्वेज हार्ड रहता है। तो जब हम लोग पीआईबी का लैंग्वेज को नोट्स के माध्यम से समझ लेते हैं तो समझ में आ जाता है। वही यहाँ पर लिखा है कि अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का और ला फाउंडेशन डसल्ट सिस्टम्स, इन्होंने स्टैब्लिश किया है इंडिया फ्रांस एटीएल ब्रिज। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इनेबल कोलेबोरेशन अमॉन्ग यंग इनोवेटर्स इन बोथ कंट्रीज। द फर्स्ट, एक मिनट, द फर्स्ट इनोवेशन लैब विल बी established in France inspired by India's अटल टिंकरिंग लैब फ्रेमवर्क। ठीक है, यही है यहाँ पर, और क्या। दिस इनिशिएटिव इज बीइंग टेकन अंडर इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026। क्लियर समझ में आ गया आपको, है ना, कि 2026 जो है
वो इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन है, और 2030 तक के लिए हम लोग रोड मैप बनाए थे, वो हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया। समझ में आया आपको? तो इंडिया और फ्रांस का ही बात चल रहा था भाई। हम लोग लगता है कि 10 मिनट तक इंडिया और फ्रांस के बारे में ही बात कर रहे थे। क्या दोस्ती है भाई भाई। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रांस से आगे बढ़ो और वापस से इंडिया आ जाओ। अब इंडिया आ गए हैं। इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार ने एक योजना लाया है। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। अब ये जो योजना है, इसका पहले नाम हुआ करता था पीएम एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, सुना सुना लग रहा होगा आपको, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो वही सेम ही स्कीम है, तो मैं वापस से आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, यहां से समझते हैं, फिर यहाँ रीड कर लेंगे, सिंपल है। यहां समझते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। अभी ये न्यूज में क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी इसके लिए 2,500 करोड़ रुपए डिसबर्स किया गया है, इसीलिए पीएम विकसित भारत रोजगार योजना अभी न्यूज में चल रहा है। ये योजना को हम लोग लेकर के आए थे ताकि 3.5 करोड़ नया जॉब्स बन सके। अगस्त 2025 से लेकर के जुलाई 2027 तक इसको लॉन्च किया गया था। अगस्त 2025 में इसको लॉन्च किया गया था, अभी इसका 1 साल हो गया है ना। ठीक है, तो हम लोग इस योजना के अंदर ये टारगेट रखे थे कि रखे हैं, ठीक है, रखे हैं ये टारगेट कि 3.5 करोड़ नया जॉब्स, सॉरी 3.5 करोड़ जॉब्स हम लोग लेकर के आएंगे, जिसके अंदर 1.92 करोड़ नया जॉब्स होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये योजना आया था। इस योजना का आउटले रखा गया है 99,446 करोड़। ठीक है, क्लियर। अब इस योजना के अंदर क्या होता है ये समझते हैं। ये तो समझ लिए कि ये स्कीम कब आया था, क्यों आया था, ये समझ लिए। कब आया था? अगस्त 2025 में आया था, और 2 साल के लिए आया था, यानी अगस्त से लेकर के जुलाई 2027 तक ये चलेगा। इसमें हम लोग का एम था कि 3.5 करोड़ हम लोग जॉब्स बना दें, जिसमें से 1.92 करोड़ जो है वो नया जॉब्स होना चाहिए। इसका आउटले जो है 99,446 करोड़ रुपए रखा गया है। तो ये सब तो चीज समझ लिए हैं। इसके अंदर एक्चुअली में है क्या, मेन चीज क्या है वो समझो। मेन चीज क्या है? तो मेन ये जो स्कीम है ये 2 पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों को समझते हैं एक एक करके। ठीक है, पहले पार्ट ए को समझते हैं। पार्ट ए में हम लोग इंसेंटिव दे रहे हैं फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को। ठीक है, पार्ट ए में हम लोग फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को इंसेंटिव दे रहे हैं, और पार्ट बी में हम लोग एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव दे रहे हैं। ये क्या है? हम लोग पार्ट ए में एम्प्लॉयज को इंसेंटिव दे रहे हैं कि एम्प्लॉयज तुम जाकर के जॉब ज्वाइन करो, तुमको इंसेंटिव मिलेगा। और पार्ट बी में हम लोग एम्प्लॉयर को इंसेंटिव दे रहे हैं कि एम्प्लॉयर तुम लोगों को जॉब ज्वाइन करवाओ और तुमको इंसेंटिव मिलेगा। यानी एम्प्लॉयर को भी इंसेंटिव, एम्प्लॉय को भी इंसेंटिव। ठीक है, अब दोनों अगर इंसेंटिव दे रहे हैं तब तो जॉब क्रिएट होगा, क्योंकि एम्प्लॉय भी चाहेगा कि हम और जॉब में रखें, और एम्प्लॉय भी चाहेगा कि हमको भी तो कुछ बेनिफिट मिल रहा है, हम भी ज्वाइन करते हैं एम्प्लॉयर को। इस तरह से जॉब बढ़ेगा। 3.5 करोड़ जॉब हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं इस फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, अभी हम लोग कितना इंसेंटिव देंगे, दे रहे हैं, ये वाला न्यूज पूछ सकता है आपसे। तो ये देखो, अब इंसेंटिव टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज, पहली बार कोई अगर एम्प्लॉय पहली बार ज्वाइन कर रहा है तो उसको कितना रुपया मिलेगा? तो 1 मंथ का ईपीएफ वेज उसको मिलेगा। यानी 1 मंथ जो भी उसका ईपीएफ का वेज है, मतलब जितना उसको सैलरी मिलने वाला है 1 महीने का, उतना सैलरी उसको मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 15,000। मैक्सिमम 15,000। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय, तो वहां पर आपका सैलरी 12,000 है, तो 12,000 आपको भी मिल जाएगा। मान लो आपको 14,000 है, तो 14,000 सरकार भी आपको देगा, 14,000। लेकिन अगर आपका 25,000 है सैलरी, तो फिर आपको 15,000 ही मिलेगा। अब ये जो आपको पैसा सरकार दे रहा है, वो बोल रहा है कि हम एक साथ में नहीं देंगे तुमको, 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे। 2 इंस्टॉलमेंट मतलब पहला देंगे आफ्टर 6 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, उसमें हाफ अमाउंट देंगे तुमको, या 15,000 का हाफ अमाउंट दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद जब तुम 12 महीने कंप्लीट कर लोगे और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी कंप्लीट कर लोगे, तो बाकी रुपया तुम्हारा बचा हुआ वो दे देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो 1 मंथ का आपको वेज मिल जाएगा, 1 मंथ का सैलरी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कितना? 15,000। मैक्सिमम 15,000। और ये भी आपको एक बार में नहीं मिलेगा, ये भी आपको 2 बार में मिलेगा, एक 6 महीने के बाद और एक 12 महीने के बाद, और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम खत्म करने के बाद। ये जो स्कीम है ये उन्हीं लोग के लिए है जिसका सैलरी 1 लाख पर मंथ से कम होने वाला है। नहीं तो जिसका सैलरी 1 लाख पर मंथ ज्यादा है उसको इंसेंटिव देने का क्या दरकार है भाई, उसके पास तो पहले से ही पैसा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर इसका सैलरी 1 लाख पर मंथ से कम है और वो पहली बार कहीं ज्वाइन कर रहा है, तो उसको पहला महीना का सैलरी सरकार भी देगा इंसेंटिव के तौर पे, लेकिन मैक्सिमम 15,000 देगा, और वो भी एक बार में नहीं देगा, 2 बार में देगा। पहले देगा 6 महीने के बाद, और उसके बाद देगा 12 महीने के बाद। नहीं तो ऐसा क्या होता ना कि पहली बार जाता आदमी और 1 महीना काम करता, सरकार से भी 15,000 ले लेता और छोड़ देता।
एम्प्लॉयर भी वही काम करता, ये भी अपना इंसेंटिव लेता और भगा देता। तो इसीलिए बोला गया है कि कम से कम 12 महीने तक तो रहना ही पड़ेगा भाई। तुमको इंसेंटिव लेना है ना, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 महीने तक तुमको टिकना पड़ेगा। और एक बार 12 महीने तक कोई टिक गया तो एम्प्लॉयर का सारा काम वो सीख लेता है, तो उसको एम्प्लॉयमेंट में रखा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट से नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, बस ऐसा होता है। क्लियर? ये तो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल गया, वो तो हम समझा दिए आपको। एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट है भाई? तो एम्प्लॉयर को भी हर एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को रखने में 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। हर एक्स्ट्रा एम्प्लॉय रखने में 3,000 पर मंथ लगेगा। एक्स्ट्रा एम्प्लॉय मतलब हमको कैसे मालूम चलेगा कि वो एक्स्ट्रा एम्प्लॉय रखा है कि नहीं रखा है? हो सकता है नहीं रखा हो। तो अगर किसी एम्प्लॉयर का 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय है, सॉरी 50 से कम एम्प्लॉय है, अगर किसी एम्प्लॉयर का 50 से कम एम्प्लॉय है तो एटलीस्ट 2 एडिशनल एम्प्लॉयज को रखना होगा, तब उसको इंसेंटिव मिलेगा। और अगर एम्प्लॉयर के पास 50 एम्प्लॉय से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो उसको एटलीस्ट 5 एडिशनल एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, तब उसको बेनिफिट मिलेगा, तब उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। कितना बेनिफिट मिलेगा? तो अगर 10,000 से कम सैलरी में रखा है एडिशनल एम्प्लॉय, तो उस केस में 1,000 रुपये पर मंथ एम्प्लॉयर को मिलेगा। 1,000 रुपये पर मंथ पर एम्प्लॉय। ठीक है, मान लो कि 10,000 से कम ईपीएफ वेज रखा है 3 आदमी का, मान लो कि 9,000 9,000 9,000, 3 आदमी को एक्स्ट्रा रखा है, कोई भी एम्प्लॉय तीन आदमी को एक्स्ट्रा रखा है, तो उसको कितना रुपये मिलेगा? 3,000 रुपये मिलेगा। 1,000 1,000 1,000 ऐसे मिलेगा। ठीक है, अगर ईपीएफ वेज 10,000 से लेकर के 20,000 है कोई किसी एम्प्लॉय का, तो उस एम्प्लॉय के लिए 2,000 रुपये पर मंथ एम्प्लॉयर को मिलेगा। ठीक है, और अगर ईपीएफ वेज 20,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में है तो उस केस में एम्प्लॉयर को 3,000 पर मंथ मिलेगा। इसीलिए हम लोगों ने बोला कि कितना फायदा हो सकता है? 3,000 पर मंथ पर एक्स्ट्रा एम्प्लॉय। हर एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को लेकर के 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगा एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर का भी बेनिफिट है भाई, हर महीना एम्प्लॉयर के पास पैसा आ रहा है और एम्प्लॉय को भी 15,000 रुपये मिल रहा है, ये बेनिफिट है। अच्छा, ये बेनिफिट एम्प्लॉयर को कितना दिन तक मिलते रहेगा, कितना महीना तक मिलते रहेगा? तो 2 साल के लिए मिलेगा फॉर ऑल सेक्टर। 2 साल कौन सा? अभी हम लोग देखें ना, ये अगस्त से लेकर के जुलाई, तो 2 साल तक मिलेगा पैसा। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो 4 साल के लिए मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 साल के लिए मिलेगा अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, ये जो रोजगार योजना है, प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना, इसके अंदर 2 पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले पार्ट में हम लोग इंसेंटिव दे रहे हैं फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को। ठीक है, और दूसरे पार्ट में हम लोग दे रहे हैं इंसेंटिव टू एम्प्लॉयर्स। अब पहले पार्ट में जब हम लोग एम्प्लॉइज को इंसेंटिव दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं? अगर कोई फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज पहली बार जाकर के ज्वाइन करता है तो उसका 1 महीने का जो सैलरी होगा वो सैलरी उसको मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 15,000। और वो भी जो मिलेगा उसको 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, एक 6 महीने के बाद और दूसरा 12 महीने के बाद, और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम खत्म होने के बाद। कैच ये है कि सैलरी उसका 1 लाख पर मंथ से कम होना चाहिए। अब एम्प्लॉयर को कैसे बेनिफिट है? हर एक्स्ट्रा एम्प्लॉय पर एम्प्लॉयर को या तो 1,000 पर मंथ मिलेगा, या तो 2,000 पर मंथ मिलेगा, या तो 3,000 पर मंथ मिलेगा। 1,000 पर मंथ तब मिलेगा जब वो जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉय है उसका वेजेस 10,000 से कम है, तो 1,000 पर मंथ मिलेगा। अगर 10,000 से लेकर के 20,000 के बीच में उसका वेज है तो उस केस में 2,000 पर मंथ मिलेगा। और 20,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में उसका सैलरी है तो उस केस में 3,000 पर मंथ करके मिलेगा। 2 साल तक मिलेगा फॉर ऑल सेक्टर और 4 साल के लिए मिलेगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये स्कीम आपको समझ में आ गया कि ये स्कीम में क्या लिखा हुआ था? याद भी हो गया होगा, मुझे तो लग रहा है ऐसा, है ना? तो लाइक कर दो दोस्तों, लाइक होने से पीछे मत हटो, रीडिंग कर लेते हैं ना। तो पीएम डिसबर्स्ड इंसेंटिव्स वर्थ 2,400 करोड़ अंडर द प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये स्कीम को लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विद टोटल आउटले ऑफ 99,446 करोड़। आपके दिमाग में आएगा भाई 2,400 करोड़ ही सिर्फ हम लोग किए हैं। यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, 2,400 करोड़ यहाँ कर लो, 2,400 करोड़ यहाँ कर लो। तो 2,400 करोड़ रुपया हम लोग डिसबर्स किए हैं और आउटले रखा गया है 99,000 करोड़। तो भाई तो बहुत कम हम लोग इंसेंटिव अभी जारी किए हैं। तो कोई बात नहीं, सरकार को तो तुम देखो, अभी 2 साल के लिए लाया है, फिर 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर देगा, फिर 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर देगा, तो वेट कर लो, है ना? और अभी तो इंसेंटिव चालू हुआ है ना देना, तभी और देगा। तो इंसेंटिव जो दिया है अभी तक 2,400 करोड़ दिया है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जो ये आया था उसका आउटलेट टोटल रखा गया था 99,446 करोड़। ठीक है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगा और सोशल सिक्योरिटी भी बढ़ेगा इन ऑल सेक्टर्स। इसके अंदर हम लोग टारगेट रखे थे कि हम लोग 3.5 करोड़ जॉब्स बनाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, जिसमें से कि 1.92 करोड़ बेनिफिशियरी जो है वो फर्स्ट टाइमर्स होंगे। ठीक है, इसका जो बेनिफिट मिलेगा ये मिलेगा आपको 1 अगस्त 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2027 तक। पार्ट ए जो है वो है इंसेंटिव टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज,
इंसेंटिव टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज, और पार्ट 2 जो है वो एम्प्लॉयर्स टू एम्प्लॉयर के लिए सपोर्ट है, मतलब समझ गए ना आप। ठीक है, तो इसके लिए भी बात यही कहा गया है कि जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज है उसको 1 मंथ का ईपीएफ बेच अप टू 15,000 रुपीज इतना उसको इंसेंटिव मिल जाएगा 2 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, लेकिन तभी मिलेगा अगर सैलरी 1 लाख से कम है। इसका पहला इंस्टॉलमेंट आपका पेएबल होगा आफ्टर 6 मंथ ऑफ सर्विस, और सेकंड इंस्टॉलमेंट आपका होगा आफ्टर 12 मंथ ऑफ सर्विस एंड कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम बाय एम्प्लॉय। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर का सपोर्ट के बारे में बात करें तो एम्प्लॉयर को क्या सपोर्ट मिल रहा है? एम्प्लॉयर टू गेट इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयज फॉर सैलरीज ऑफ अप टू 1 लाख, यानी 1 लाख रुपया तक अगर सैलरी है तभी उसको भी इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव अप टू 3,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय विथ सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर मिनिमम 6 मंथ। कम से कम 6 महीना तक उसको रखना भी पड़ेगा। ठीक है, जो भी एडिशनल एम्प्लॉय को आप लेकर के आए हैं उसको 6 महीना तक रखना भी पड़ेगा, ये नहीं कि आप उसको छोड़ दिए। तो वही बात है, देखो एम्प्लॉय को भी 6 महीना तक तो टिकना ही पड़ रहा है, तभी उसको पहला वाला पैसा मिल रहा है ना, हाफ ऑफ द अमाउंट तभी ना मिल रहा है। तो उसी तरीके से 6 मंथ इसको भी रखना पड़ेगा, तभी एम्प्लॉयर भी इंसेंटिव कमा पाएगा। ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंसेंटिव्स विल बी एक्सटेंडेड टू 3rd and 4th ईयर टू। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट विच आर registered with EPFO will be required to hire on a sustained basis for at least 6 months, at least 2 additional employees for employers less than 50 employees, and 5 additional employees for employers with 50 or more employees. ठीक है, ईपीएफ वेज स्लैब और उसके हिसाब से बेनिफिट कितना मिल रहा है ये तो हम लोग देख चुके हैं, आप भी देख लिए। क्लियर हो गया, ये स्कीम तो आज हमारा डन हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं अब, है ना। इसके बाद देखते हैं इंडिया और यूके के बीच में सेटा साइन हुआ था, अभी ये फोर्स में आ गया है। ठीक है, तो ये फोर्स में आ गया है सेटा। सेटा मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको हम लोग सेटा बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था ये हुआ था पिछले साल ही 2025 में ये साइन हुआ था ये एग्रीमेंट। ठीक है, अभी ये इफेक्ट में आया है, तो अभी फिर से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इंडिया को क्या बेनिफिट, यूके को क्या बेनिफिट, इस तरह से देखते हैं। तो इंडिया और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ 2025 में, वो अभी इफेक्ट में आ गया है। ठीक है, और कुछ बेनिफिट हुआ है यूके को और कुछ बेनिफिट हुआ है इंडिया को। इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, इसीलिए हम लोग और ज़्यादा से अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। चलो, तो इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ ये देखते हैं, फिर देखेंगे कि यूके को क्या बेनिफिट हुआ है। इंडिया का बेनिफिट देखते हैं सबसे पहले 99% इंडिया एक्सपोर्ट उस पर जीरो ड्यूटी लगेगा, यानी कि जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से 99% एक्सपोर्ट पे जीरो ड्यूटी लगने वाला है, यानी उस पर ड्यूटी नहीं लगेगा। तो इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करेगा वो एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा यूके में। अगर यूके में सस्ता हो जाएगा तो वो लोग खरीदेंगे वहां पर, और इंडिया का एक्सपोर्टर को बेनिफिट हो जाएगा। तो 99% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट पे जीरो ड्यूटी लग गया है। ठीक है, कुछ खास सेक्टर है जैसे कि प्रोसेस्ड फूड सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, ये सबको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ये लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, इसके बाद वीजा लिबरलाइजेशन भी हो रहा है ऑफ इंडियन इंजीनियर्स, शेफ्स, म्यूजिशियंस। 1800 इंजीनियर्स, शेफ्स, म्यूजिशियंस ये लोग अभी यूके आराम से जा पाएंगे, और बहुत सारा जो वीजा लिबरलाइजेशन हुआ है इसकी वजह से जो भी यूके में जाके काम करना चाहते हैं वो आराम से जा पाएंगे। ठीक है, अभी यूके का तो हालत खराब हो चुका है गर्मी की वजह से। ठीक है, अभी इन लोगों को पता चलेगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखो ये दूसरा बेनिफिट हम लोग को मिला कि वीजा लिबरलाइजेशन हो गया है। तीसरा क्या है, सोशल सिक्योरिटी रिलीफ। पहले क्या होता था, जो भी इंडियन प्रोफेशनल्स वहां जाके काम करते थे, फॉर एग्जाम्पल मान लो इन्फोसिस का एक आदमी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस का एक आदमी है, इंडिया में काम करता था, अभी उसको 3 साल के लिए हम लोग यूके भेज रहे हैं या 5 साल के लिए यूके भेज रहे हैं, इन्फोसिस यूके में जाके वो काम करेगा। तो अगर यूके में वो काम करता था तो यूके के लिए भी उसको एक कंट्रीब्यूशन देता था। समझते हैं, देखो यहाँ समझते हैं तो ना, अच्छे से समझते हैं। सोशल सिक्योरिटी रिलीफ क्या है इसको समझो। हाँ, इसको डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी बोलते हैं, अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो इंडिया में आप काम करते हो। ठीक है, इंडिया में आप काम करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप ईपीएफ में अपना कंट्रीब्यूशन डालते हो, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन डालते हो आप, है ना, जो कि आपको बाद में मिलता है। ये तो मैंडेटरी होता है, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये तो इंडिया का काम हो गया। ठीक है, इसके बाद इसी आदमी को हम लोग यूके भेजे हैं, बोले हैं भाई तुम यूके में थोड़ा सा जाके काम कर लो, यूके में जो हमारा ऑफिस है ना वहाँ काम कर लो। ठीक है, तो यूके भेज दिए हैं उसको, सेम कंपनी में गया है, तो इंडिया में तो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन कट ही रहा है। अब यूके में जब जाता है ना तो यूके का एक लॉ है कि जिस तरह से इंडिया में ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होता है वैसे ही आपको यूके में नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन डालना पड़ता है। नेशनल इंश्योरेंस
कंट्रीब्यूशन डालना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो कंट्रीब्यूशन आप डालते हो, इसका बेनिफिट आपको कैसे मिलता है? इसका बेनिफिट आपको बहुत आप बूढ़े हो जाओगे तब आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो भी इंसान इंडिया में काम करता था, यूके जाता था, तो उसको वहां पर नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था, और देना ही पड़ता था, मैंडेटरी था कि देना पड़ेगा। और इसका बेनिफिट वो ले नहीं पाता था कभी, क्योंकि ये तो लौटेगा नहीं। इसको लौटने के लिए आपको वहां पर सेटल होना पड़ेगा, तभी ना वहां लौटेगा। आप तो लंबे समय के लिए गए नहीं है, 3 साल के लिए गए हैं, तो 3 साल के लिए आप झूठ मूठ का यहाँ क्यों पैसा लगा रहे हैं? आप पैसा यहाँ पे क्यों दे रहे हैं? ये चीज जो है, फिर सारे अथॉरिटीज को मालूम चला, और फिर ये एग्रीमेंट साइन हुआ है कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन साइन हुआ है। मतलब इसके अंतर्गत क्या होगा, ये जो नेशनल नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था, अब ये नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंप्लॉई है पहले से ईपीएफ कंट्रीब्यूशन तो दे ही रहा है ना अपना कंट्री में, तो यहाँ के क्यों करेगा? यहाँ की फिर क्यों दे कंट्रीब्यूशन? ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन से अभी एग्जेम्प्ट हो गया है, आप इसको नहीं देना पड़ेगा अगर आप 5 साल के लिए जा रहे हो तो। पहले ये बोला था कि 0 से 3 साल, लेकिन अभी बोल रहे हैं 0 से 5 साल। अगर आप 0 से 5 साल जाके काम करने जा रहे हो यूके में, तो वैसे प्रोफेशनल्स को नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन या फिर कोई दूसरा कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ईपीएफ कंट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर दे ही रहे हो। इसको ही बोलते हैं हम लोग डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन साइन किया गया है। तो इंडियन प्रोफेशनल्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी पेमेंट इन यूके अप टू 5 ईयर्स, ठीक है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। तो ये एक बेनिफिट इंडिया को मिला है जो पहले नहीं था, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो इंडिया यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें बहुत सारा बेनिफिट हुआ है। सबसे पहले इंडिया का बेनिफिट क्या हुआ कि 99% एक्सपोर्ट जो है उस पर 0 ड्यूटी लगेगा, फायदा ही फायदा है, मजे ही मजे हैं। दूसरा, वीजा लिबरलाइजेशन हो गया है। तीसरा, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन साइन हो गया है। और चौथा, इंडिया को टाई अप करने का मौका मिल रहा है विद G7 कंट्रीज, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा वाला चीज है, ठीक है। अब यूके को क्या बेनिफिट है? देखो, बिना बेनिफिट के तो कोई कुछ नहीं हम लोगों का हेल्प करेगा। यूके जो इतना हम लोग को बेनिफिट दे रहा है, उसको क्या बेनिफिट है? सबसे पहला बेनिफिट है कि 0 ड्यूटी उसको भी दिया जा रहा है। 91% ऑफ यूकेज एक्सपोर्ट इसको 0 ड्यूटी मिल रहा है। दूसरा, इसको एक्सेस मिल रहा है टू लार्ज एंड फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हमारे यहाँ इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा और फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, और इस मार्केट में एंट्री लेना, इसका मतलब कि आप पैसों से खेलोगे। तो यूके इस चीज के लिए फायदा ले रहा है, और इंडिया का फायदा आप देख ही चुके हैं। तो इंडिया का कुछ फायदा है, यूके का कुछ फायदा है अंडर दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट आपका 2025 में ही साइन किया गया था, अभी ये इफेक्ट में आया है, ठीक है। तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था 15 जुलाई 2025 को किया था, 24 जुलाई 2025 को किया था लंदन में, और अभी वो फोर्स में आ गया है। 15 जुलाई 2026 में ये फोर्स में आ गया है, ठीक है, मतलब पूरा 1 साल के बाद। इस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया जो है वो 89.5% ऑफ इट्स टैरिफ लाइंस इसको खोल दिया है। टैरिफ लाइन का मतलब होता है कि कितना टाइप्स ऑफ गुड्स या सर्विसेज, कितना टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे इंडिया 0 ड्यूटी लगा रहा है। तो 89.5% ऑफ टैरिफ लाइन पे ड्यूटी फ्री एक्सेस दे रहा है यूके को, जो कि यूके का 91% ऑफ एक्सपोर्ट कवर करता है, ठीक है। यानी कि टोटल यूके का जो एक्सपोर्ट है उसमें 91% का जो वैल्यू है उस पर कोई ड्यूटी नहीं लग रहा है। और इंडिया को भी फायदा है। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया भी ड्यूटी फ्री एक्सेस लिया है इसके बदले में, और 99% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट जो है वो ड्यूटी फ्री हो गया है, ठीक है, कवरिंग 100% ऑफ ट्रेड वैल्यू, कवरिंग नियरली 100%। तो जो 99% हो गया है, एक तरह से देखा जाए तो हम लोग 100% पे फ्री एक्सेस ले लिए हैं, फ्री ड्यूटी फ्री एक्सेस ले लिए हैं, ठीक है। इससे कुछ एक्सपोर्टर को बहुत बेनिफिट होने वाला है, कुछ सेक्टर बहुत बेनिफिट लेने वाला है। क्यों? क्योंकि कुछ सेक्टर ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था, उसको और फायदा मिलेगा, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके बाद इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, लेदर एंड फुटवेयर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, ठीक है, और केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स। इसके बाद इंडियंस के लिए मोबिलिटी भी आसान हुआ है। द एग्रीमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रेडिक्टेबल मोबिलिटी पाथवेज फॉर बिजनेस विजिटर्स, इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज, उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस सप्लायर्स, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स एंड इन्वेस्टर्स। इसके बाद 1800 इंडियन शेफ्स, योगा इंस्ट्रक्टर एंड क्लासिकल म्यूजिशियंस विल बी एबल टू एक्सेस डेडिकेटेड मोबिलिटी अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन ये भी साइन किया गया था 10 फरवरी 2026 में, और ये इफेक्ट में आ गया है 15 जुलाई में। ये क्या है? डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन क्या है? तो इट एग्जेम्प्ट्स इंडियन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स फ्रॉम मेकिंग डुअल सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन इन द यूके ड्यूरिंग टेम्पररी असाइनमेंट। द पीरियड ऑफ एक्सेम्पशन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स। हम लोगों ने जब पहले पढ़ा था तब हम लोग सोचे थे कि 3 साल तक अगर कोई काम करने जाता है तो उसको कोई भी डुअल सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा। अभी वो वाले पीरियड को 5 साल कर दिया गया है। आई होप आप समझ गए ये वाला।
है ना। ये न्यूज़ भी समझ में आ गया आपको। अभी हम लोग अगला न्यूज़ देखते हैं, रिवॉर्ड प्रोग्राम। ये रिवॉर्ड प्रोग्राम क्या है? ठीक है। तो अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है? न्यूज़ में बोला गया है कि रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए और रिवॉर्ड प्रोग्राम के अंदर एक मीटिंग हुआ है। ठीक है। रिवॉर्ड प्रोग्राम के अंदर एक मीटिंग हुआ है। कलर चेंज कर देते हैं ना, अच्छा लगेगा आपको। तो रिवॉर्ड प्रोग्राम के अंदर सेकेंड नेशनल लेवल मीटिंग फॉर वाटरशेड। ठीक है। एक मीटिंग हुआ है। तो मीटिंग में क्या बात हुआ है उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। ये है क्या, इस प्रोग्राम, इससे फर्क पड़ता है। रिवॉर्ड प्रोग्राम है क्या? तो ये रिवॉर्ड प्रोग्राम है, इसके अंदर हम लोग वाटर शेड का मैनेजमेंट करते हैं। वाटर शेड का मतलब क्या होता है? देखो, जहां पर भी पानी गिरता है उसको हम लोग बोलते हैं वाटर शेड। जब भी बारिश होता है तो पानी गिरता है, पानी गिर करके किसी रास्ते से ही आता है, तो उसको ही हम लोग उस एरिया को बोलते हैं वाटर शेड। कि पानी कहाँ कहाँ पर जा रहा है, पानी गिरने के बाद कहाँ कहाँ पर जा रहा है, उसको बोलते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट। तो हम लोग ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग वाटर कंजर्वेशन के लिए चेक डैम्स बनाते हैं। वाटर कंजर्वेशन के लिए हम लोग फार्म पॉन्ड्स बनाते हैं। वाटर कंजर्वेशन के लिए हम लोग काउंटर ट्रेंचेस बनाते हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि हम लोग का लैंड में पॉन्ड बने, लैंड में ही हम लोग ट्रेंचेस बना दें ताकि रेन वाटर को हम लोग हार्वेस्ट कर सकें, रेन वाटर को हम लोग कंजर्व कर सकें। तो वाटर को कंजर्व करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर बनाते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है इसका पैसा कहाँ से आएगा? ये सब जो हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि चेक डैम बना रहे हैं, फार्म पॉन्ड बना रहे हैं, काउंटर ट्रेंचेस बना रहे हैं, या फिर हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो इसका पैसा आएगा कहाँ से? तो इसका पैसा कुछ वर्ल्ड बैंक देता है और कुछ हम लोग देते हैं। ठीक है। और फिर ये काम होता है। तो वर्ल्ड बैंक जो पैसा देता है, ये पैसा देता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्राम फॉर रिजल्ट। ठीक है। इसमें क्या होता है, डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स देखा जाता है और उसके बाद आपको पैसा दिया जाता है। मतलब पहले आप जो टारगेट बोले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि वर्ल्ड बैंक आप हमको पैसा दो, 100 करोड़ रुपया हमको पैसा दो, क्योंकि हम ये सब काम करने वाले हैं। तो वर्ल्ड बैंक बोलेगा अच्छा तुमको 100 करोड़ रुपया चाहिए ताकि ये काम करो, ये प्रोजेक्ट कितने का है? तो आप बोलोगे कि 100 करोड़ का ही प्रोजेक्ट है। तो वर्ल्ड बैंक बोलेगा 100 करोड़ तुम मेरे से ले लोगे? नहीं नहीं, सारा नहीं देंगे। तुम बताओ कि 100 करोड़ है तुम्हारा प्रोजेक्ट का दाम, 30% तुम दो और 70% हम देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, आप 70% दीजिए, हम 30% लगा लेते हैं। अब लेकिन वर्ल्ड बैंक सोच रहा है कि ये इंडिया वाला है, इंडिया वाला घपलाबाजी में आगे है, ये क्या करेगा, हमसे पैसा तो ले लेगा 70 करोड़, और ये पैसा लगाएगा नहीं, 85 करोड़ में बना लेगा और हमसे 70 करोड़ ले लेगा। तो ये तो गड़बड़ वाला हो सकता है बात। तो वर्ल्ड बैंक बोलता है पहले टारगेट अचीव करो, फिर पैसा दे देंगे तुमको। बोल रहा है पहले तुम टारगेट अचीव करो और खुद पैसा खर्चा करो, उसके बाद फिर आप रिइंबर्समेंट ले लो वर्ल्ड बैंक से। ठीक है। प्रोग्राम फॉर रिजल्ट, पी फॉर आर। ठीक है। मतलब पहले तुम टारगेट अचीव कर लो और फिर हमसे पैसा ले लो, हम रिइंबर्स कर देंगे। कैसे रिइंबर्स करेंगे? बेस्ड ऑन डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स। कितना डिसबर्स करेंगे? जो भी रेशियो डिसाइड हुआ होगा उतना पे ही, है ना। तो रेशियो क्या डिसाइड हुआ है सर, ये बता दो। रेशियो क्या डिसाइड हुआ है? वर्ल्ड बैंक और स्टेट्स 70:30 फॉर स्टेट प्रोजेक्ट। अगर कोई स्टेट प्रोजेक्ट है और आप वर्ल्ड बैंक से जाकर पैसा मांग रहे हैं, तो स्टेट 30% पैसा देगा और वर्ल्ड बैंक देगा 70% पैसा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से पैसा मांग रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, तो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज अगर वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगने जा रहा है, तो फिर वर्ल्ड बैंक बोलेगा कि 50-50 कर लो भाई, तुम 50% तुम दो, 50% हम देंगे। तो ये सब के लिए वर्ल्ड बैंक तो पैसा दे रहा है, तो वर्ल्ड बैंक कुछ तो बजट बनाया होगा, ऐसे तो अंधाधुंध पैसा नहीं दे रहा होगा। तो वर्ल्ड बैंक ने कुछ बजट बनाया है, वो कौन सा बजट है वो देखते हैं, कितना बजट है। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि $167.71 मिलियन, इतना का बजट हम लोग बना रहे हैं। ठीक है। अब इसके अंदर, सॉरी मतलब ये जो प्रोग्राम है इसका बजट है $167.71 मिलियन, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक का जो बजट है, वर्ल्ड बैंक का बजट है $115 मिलियन। ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज इसका बजट है $6 मिलियन और स्टेट्स का बजट है $46.71 मिलियन। तो इस प्रोग्राम का टोटल बजट कितना है? $161.71 मिलियन, जिसमें से वर्ल्ड बैंक का है $115 मिलियन, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स का है $6 मिलियन और स्टेट्स का है $46.71 मिलियन। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक जो है वो तो पैसा देगा ना, तो वो स्टेट्स को पैसा देगा और डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स को भी पैसा देगा। तो स्टेट्स, अभी दो ही स्टेट्स है जो कि इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट किया है, सिर्फ दो ही स्टेट्स है, एक है कर्नाटका, एक उड़ीसा। तो कर्नाटका को भी $60 मिलियन देने के लिए बजट रखा है वर्ल्ड बैंक और उड़ीसा को $49 मिलियन देने का सोचा है। ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स को 6 मिलियन देने के लिए रखा है।
ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो है वो 6 मिलियन लेगा अपना वर्ल्ड बैंक से, और वो अलग से भी $6 मिलियन रखा है, क्योंकि 50-50% था ना। ठीक है, इसको वापस से समझे। तो रिवॉर्ड प्रोग्राम क्या है? रिवॉर्ड प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है, हम लोग चेक डैम बनाते हैं, फार्म पॉन्ड बनाते हैं, और काउंटर ट्रेंचेस बनाते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, ताकि जो भी पानी है उसका कंजर्वेशन हो सके। तो इसके लिए हम लोग वर्ल्ड बैंक से पैसा भी मांगते हैं। तो वर्ल्ड बैंक बोलता है हम पैसा तो तुमको देंगे, लेकिन हम पैसा कैसे देंगे, हम रिइंबर्समेंट करेंगे। पहले खर्चा तुम करो, अपना टारगेट अचीव करो, और जितना टारगेट तुम अचीव किए होगे उतना पैसा तुमको दे दिया जाएगा, बेस्ड ऑन डिसबर्समेंट लिंक इंडिकेटर। कितना पैसा मिलेगा? अगर स्टेट प्रोजेक्ट्स है और स्टेट पैसा मांग रहा है तो 70:30 का रेशियो रहेगा। और अगर डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स यानी कि एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा मांग रहा है तो उस केस में 50-50% हम लोग लिखेंगे। ठीक है। इस प्रोग्राम के लिए बजट रखा गया है $167.71 मिलियन, जिसमें से वर्ल्ड बैंक ने बजट रखा है $115 मिलियन, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स रखा है $6 मिलियन, और स्टेट्स रखा है $46.71 मिलियन। ओके, क्लियर हो गया। यहाँ पर हम लोग रीड भी कर लेते हैं। तो न्यूज में क्यों है? क्योंकि सेकेंड नेशनल लेवल कंसल्टेशन मीटिंग फॉर इंप्रूव्ड वाटरशेड मैनेजमेंट, ये वाला मीटिंग हुआ है अंडर वर्ल्ड बैंक असिस्टेड रिवॉर्ड प्रोग्राम। रिवॉर्ड का फुल फॉर्म क्या है, याद रखना, रिजुविनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। ये एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसकी वजह से हम लोग मॉडर्न वाटरशेड प्रैक्टिसेस को अप्लाई करते हैं। इसको हम लोग इंप्लीमेंट किए हैं फ्रॉम 2021-2026 इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड उड़ीसा। सिर्फ कर्नाटका और उड़ीसा ने ही इसको पार्टिसिपेट किया है, और ये 5 साल तक इंप्लीमेंट होने वाला है, 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 6 साल के लिए। ठीक है। अब यह जो हम लोग यहाँ पर ये प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है, तो वो किस बेसिस पे दे रहा है? P फॉर R, मतलब प्रोग्राम फॉर रिजल्ट। प्रोग्राम वर्क्स ऑन अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड P फॉर R। इट मीन्स वर्ल्ड बैंक विल रिइंबर्स द लोन अमाउंट अगेंस्ट द अचीवमेंट ऑफ डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स। टोटल बजट कितना है? $167.71 मिलियन है, जिसमें से कि वर्ल्ड बैंक जो है वो दे रहा है 115 मिलियन, और जो बाकी दो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स है वो लोग दे रहा है $46.71 मिलियन, और डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज दे रहा है $6 मिलियन। फंडिंग पैटर्न क्या है? वर्ल्ड बैंक और स्टेट 70:30, और वर्ल्ड बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज 50:50। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, ये वाला भी हो गया आपका डन। आगे बढ़ते हैं ना। अभी देखते हैं हम लोग एनसीआर प्लानिंग बोर्ड। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का अभी मीटिंग हुआ है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड क्या करता है भाई? जो नेशनल कैपिटल रीजन है, दिल्ली के अगल में दिल्ली एनसीआर है ना, तो एनसीआर को लेकर के प्लानिंग करता है दिल्ली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड। ये जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, इसका अभी मीटिंग हुआ है, 42nd मीटिंग हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ बात डिस्कस किया गया है, उस बात को हम लोग भी देख लेते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, इसका 42nd मीटिंग अभी हेल्ड हुआ है, और यहाँ पर रीजनल प्लान 2041 ये डिस्कस किया गया है। रीजनल प्लान का मतलब कि रीजन के लिए हम लोग क्या प्लान बनाना चाहते हैं फॉर 2041 ये डिस्कस किया गया है। तो इस तरह का न्यूज आपसे एग्जामिनेशन में बहुत सारा पूछता है, अगर कोई चीज हम लोग फ्यूचर के लिए करने का सोचें। तो रीजनल प्लान 2041 डिस्कस हुआ है। इसके अंदर हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 4 नया सेमी ग्रीनफील्ड सिटीज बनाएंगे, जिसको हम लोग नमो सिटीज बोलेंगे। कहाँ हम लोग बनाएंगे? अराउंड RRTS लाइन्स। ठीक है, कहानी समझो तब समझ में आएगा आपको ये चीज। ठीक है, कहानी समझो। ये RRTS लाइन जानते हैं आप? RRTS लाइन क्या है ना, मान लो दिल्ली में क्या है, भीड़ बहुत है। ठीक है, दिल्ली हमारा देश का राजधानी है, तो देखो सारा मेन काम दिल्ली में हो रहा है, सारा मेन काम दिल्ली में हो रहा है, लेकिन दिल्ली में जगह नहीं है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, और एक तरह से देखा जाए तो वहां पर बहुत सारा पॉपुलेशन भी है, पॉल्यूशन भी है, और जगह भी नहीं है। तो सरकार चाहता है कि जो भी इंसान दिल्ली में आके काम करता है वो लोग दिल्ली से थोड़ा दूर में रहे। अगर दिल्ली से थोड़ा दूर में रहेगा और डेली आके काम वाम कर लेगा, तो क्या होगा कि दिल्ली में हमेशा ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगा। और अगर हम लोग ऐसा काम करें कि दिल्ली से अगल बगल ही हम लोग कुछ कुछ सिटीज़ बना दें, जिसको हम लोग नमो सिटीज़ बोले, तो अगर हम लोग ऐसा नमो सिटीज़ बना देंगे तो कुछ इंडस्ट्री यहाँ भी चला जाएगा। ठीक है, कुछ फैक्ट्री इधर भी लग जाएगा, और कुछ ही लोग दिल्ली आएंगे, दिल्ली में काम करेंगे। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि दिल्ली का जो रीजन है उस रीजन को बढ़ाएं, और एनसीआर में यानी नेशनल कैपिटल रीजन में और भी कंट्रीज को लेकर के आए, और भी इंडस्ट्रीज को लेकर के आए, और भी सिटीज को डेवलप करें, ताकि ज्यादा भीड़ एक ही जगह में ना पड़े, भीड़ बट जाए, है ना, और पोल्यूशन भी ठीक हो जाए।
अर्बनाइजेशन में भी दिक्कत ना हो। अब अभी सभी लोग जाके दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली में रहना मुश्किल हो जा रहा है, दिल्ली में पॉल्यूशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, दिल्ली में सैनिटेशन और प्लानिंग इस पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है। तो इसीलिए सरकार चाहता है कि कुछ कुछ सिटी हम लोग बना देते हैं, जैसे आपका नोएडा है ना, और गुड़गांव है, उस तरह सिटी बनाना चाहते हैं। तो अभी क्या है ना, दिल्ली से लेके देखो मेरठ है, दिल्ली से मेरठ जो है, यहाँ पर अभी रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम चलता है, आरआरटीएस। ये वाला अगर दिल्ली में आप रुके होंगे ना, तो आप ये देखते होंगे, ये मेट्रो नहीं है, ये मेट्रो भी नहीं है, ये नॉर्मल ट्रेन भी नहीं है, ये है आरआरटीएस, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो भी अगल बगल के एरियाज हैं, थोड़े दूर एरियाज है, जैसे कि मान लो 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर जो दूर है, दिल्ली के दूर है, वो लोग इस ट्रेन से फटाफट आते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, फटाफट चले जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो रास्ता से जाता है ना रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, उस रास्ता में ही बीच बीच में हम लोग एक सिटीज बना दे, कुछ कुछ सिटीज बना दे, नमो सिटीज को बोलेंगे हम लोग, ठीक है, उसको नमो सिटीज बोलेंगे। ये जो नमो सिटीज रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, हॉस्पिटल्स रहेगा, स्कूल्स रहेगा। तो बहुत सारे लोग जो दिल्ली में आके काम करते हैं वो इधर रहेंगे। तो इससे क्या होगा, दिल्ली पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, दिल्ली पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, ना ही पोल्यूशन का प्रेशर रहेगा, ना ही पॉपुलेशन का प्रेशर रहेगा, ठीक है, ना ही सैनिटेशन का ज़्यादा प्रेशर रहेगा। तो ये काम हम लोग करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के अंदर ये डिस्कशन किए हैं। क्या डिस्कशन किए हैं कि 4 नया ग्रीनफील्ड सिटीज बनाएंगे। ग्रीनफील्ड का मतलब आप देख लिया ना यहाँ पर, नमो सिटीज। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि आप कोई चीज स्क्रैच से बना रहे हैं। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है कि आप कोई चीज पहले से बना हुआ था, आप उसको बस इंप्रूव कर रहे हैं। और सेमी ग्रीनफील्ड का मतलब कि आप कुछ ब्राउन फील्ड का काम करेंगे, कुछ ग्रीनफील्ड का काम करेंगे, इसीलिए उसको बोलते हैं सेमी ग्रीनफील्ड। तो 4 नया सेमी ग्रीनफील्ड सिटीज डेवलप किया जा रहा है और आरआरटीएस लाइंस, ठीक है। अब 1000 करोड़ का ग्रांट दिया जा रहा है, 1000 करोड़ का ग्रांट दिया जाएगा उन स्टेट्स को, जो स्टेट्स जो है वो प्लानिंग करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस करेगा और मास्टर प्लान क्रिएट करेगा फॉर दिस इनिशिएटिव, ठीक है। मतलब अभी तो बोला नहीं गया है कि एक एक को मिलेगा, अभी बोला गया कि 1000 ग्रांट हम लोग रेडी किए हैं, उसमें से कुछ पैसा हम लोग देंगे स्टेट्स को, ताकि स्टेट जो है अपना प्लानिंग में इस्तेमाल कर सके कि नमो सिटीज कैसे बनाना है, सिटीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बनाएगा, ठीक है, मास्टर प्लान बनाएगा। तो वो सब के लिए हम लोग कुछ ग्रांट अलग करके रखे हैं, 1000 करोड़ का ग्रांट है वो, ठीक है। इसके बाद 5000 करोड़ का परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भी हम लोग रखे हैं, ताकि हम लोग उन स्टेट्स को देंगे जो स्टेट्स अच्छा काम करेगा। जैसे कि कोई स्टेट्स मान लो कि फटाफट लैंड खरीद रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, रोड्स बना रहा है, यूटिलिटीज बना रहा है, तो उनको अच्छा काम देखते हुए उन लोग को हम लोग परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भी देंगे। तभी जा करके जो अगल बगल के जो स्टेट्स हैं वो भी नमो सिटीज बनाने के लिए और काम करेंगे, है ना, थोड़ा सा लालच दे रहे हैं हम लोग उनको, ये काम कर। इसके बाद एक स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड बस और ट्रक। ओल्ड बस ट्रक को हम लोग स्क्रैप कर रहे हैं और न्यू लेकर के आएंगे, ताकि ग्रीन क्लाइमेट रहे और पोल्यूशन कम हो। तो इसका स्कीम का नाम अभी रखा गया है परिवर्तन स्कीम, ठीक है। बस इस न्यूज में तो इतना ही था, अभी हम लोग रीड कर लेते हैं, बस हो गया काम। 42nd मीटिंग हुआ है ऑफ एनसीआर प्लानिंग बोर्ड चेयर्ड बाय मनोहर लाल खट्टर। इस मीटिंग के अंदर डिस्कस किया गया है रीजनल प्लान 2041 एंड टुक द फॉलोइंग डिसीजंस। कौन कौन सा डिसीजन लिया गया है कि बोर्ड जो है वो जो एनसीआर का एरिया है उसको बढ़ाएगा नहीं, जितना है उतना ही रखेगा। तो एनसीआर का एरिया है कितना, एनसीआर के अंदर नेशनल कैपिटल रीजन है या फिर नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, उसके अंदर 24 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा आते हैं, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट आते हैं और राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यानी 24 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आते हैं, जिसमें हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यूपी के 8 और राजस्थान के 2, ठीक है। इसके बाद हम लोग 4 नया ग्रीनफील्ड सिटीज बनाने का सोचे हैं ऑन नमो भारत लाइन, यानी आरआरटीएस लाइन, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग नमो सिटीज बोलेंगे और इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा थ्रू ए कॉम्पिटिटिव प्रोसेस एमंग एनसीआर पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स। जो भी स्टेट्स एनसीआर के अंदर हैं वो लोग अपना बेटर काम करके दिखाएगा कि देखो हम लोग ये काम किए हैं, यहाँ पे तो जगह है, बनाया जा सकता है, तो पार्टिसिपेट करेगा, तो फिर हम लोग उनको चुनेंगे और वहाँ नमो सिटीज बनाएंगे। हम लोग 4 नया सिटीज बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग नमो सिटीज बोलेंगे। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव 5000 करोड़ का रखा गया है और ग्रांट रखा गया है 1000 करोड़ का। परिवर्तन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड बस और ट्रक फ्लीट्स विल बी रीनेम्ड एज परिवर्तन प्रोग्राम फॉर एक्सेलरेटेड रिन्यूएबल एंड incentivization of vehicle assets for reducing transport air pollution and
नेटवर्क कमीशन। और थोड़ा सा बड़ा नाम रख लेता भाई, ये छोटा नाम लग रहा है इसकी यहाँ। परिवर्तन का नाम ही इतना बड़ा है ना कि उसको पढ़ते पढ़ते ही आप दिल्ली से मेरठ पहुंच जाओगे। ठीक है। हाँ, प्रोग्राम फॉर एक्सेलरेटेड रिन्यूअल एंड इंसेंटिवाइजेशन ऑफ व्हीकल एसेट्स फॉर रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट एयर पोल्यूशन एंड नेटवर्क एमिशंस। अरे बाबा, ठीक है, हो गया, समझ गए आप ये भी न्यूज़। अभी आगे बढ़ते हैं और अब ये इनिशिएटिव को देखते हैं, निर्भय चेतना। निर्भय चेतना क्या है? निर्भया फंड हम लोग पढ़े थे और उसके अंदर हम लोग निर्भय चेतन को भी पढ़े थे। निर्भय चेतना क्या होता है? ठीक है, निर्भय चेतना क्या होता है समझते हैं। अभी निर्भय चेतना को अभी रोल आउट किया गया है और न्यूज़ में भी चल रहा है, इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। इसके अंदर होता क्या है, हम लोग इसमें सेंसिटाइज करते हैं मेन को टुवार्ड्स वुमेन रिलेटेड इश्यूज एट ग्रास रूट लेवल। क्या होता है, पंचायत सब में क्या होता है कि मान लो पंचायत मीटिंग हो रहा है, ठीक है, तो मीटिंग में जो मेरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो गए हुए हैं, फीमेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो गई हुई है। जैसे मान लो अभी आप पंचायत मूवी देखे थे, पंचायत वेब सीरीज, तो पंचायत वेब सीरीज में जब मीटिंग होता था तो प्रधान जी रहते थे, ठीक है, और मंजू देवी रहती थी और भी लोग रहते थे और वहाँ बातचीत होता था, ठीक है। लेकिन शुरुआत में मंजू देवी जो है, जो वहाँ की एक्चुअल में प्रधान है, वो पहले मीटिंग नहीं करती थी। पहले मीटिंग करते थे कौन? प्रधान जी, जो उसके हस्बैंड है। यानी उनके हस्बैंड तो नहीं जीते हैं प्रधान, लेकिन वो ही प्रधानीगिरी कर रहे थे। गांव में ऐसा ही होता है, जो महिला होती है उनका बात को रखने ही नहीं दिया जाता है। अगर कोई महिला बन भी गई है प्रधान, या फिर मान लो कि पंचायत सचिव बन गई है कोई महिला, तो उनका बात को रखा ही नहीं जाता है, ये सोच करके कि ये महिला है, ये क्या बताएंगी। गांव में अभी भी ऐसा सिस्टम रहता है कि ये महिला है, महिला क्या बताएंगी, आप लोग जो है वो बताओ। तो कहीं मान लो कि जो प्रधान जी हैं, प्रधान जी तो मंजू देवी थी, मंजू देवी नहीं बोल रही है, उनकी हस्बैंड बोल रहे हैं। गांव में अभी भी ऐसा होता है कि महिला बन जाती हैं, वार्ड पार्षद बन जाती हैं, या महिला ही बन जाती है क्या बोलते हैं, प्रधान या मुखिया, और सारा काम उसके हस्बैंड करते हैं। और जो बनती है फीमेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो रहती है, वो अपना बात बोल भी नहीं पाती हैं, और अगर वो बात अपना बोलती हैं तो जो आया हुआ है वो लोग सुनता नहीं है उस बात को। पब्लिक भी उस बात को नहीं मानता है, पब्लिक भी बोलता है कि धो ये महिला क्या करेगी, ठीक है, औरत क्या समझाएगी हमको, ऐसे बात होता है। ऐसे उन लोगों का सोच बन गया है। मर्द का बात सुनता है गांव का आदमी लोग, और औरत का बात जल्दी नहीं सुनता है। तो इसके लिए ये वाला स्कीम आया है, निर्भय चेतना सब स्कीम। ये स्कीम के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो मर्द जाति है, ठीक है, एक तरह से बोला जाए तो गांव के मर्द हैं जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे मान लो कि सरपंच हो गए या मुखिया हो गए, हम लोग उन्हीं को सिखा रहे हैं कि देखो, आप जब भी मीटिंग करोगे तो जब महिला बोलेंगी, अगर कोई नहीं सुनता है तो आप सबको बोलोगे कि महिला का हक है बोलना। अब महिला जो बोल रही है उसको आपको सबको मानना पड़ेगा। ये बात सिखाने के लिए हम लोग मर्द को ही सिखा रहे हैं, ठीक है। जो मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसी को सिखा रहे हैं कि फीमेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का आपको हक देखना है, आपको हक मैनेज करना है। उसका कोई बात दबाएगा तो आप दबने नहीं देना, क्योंकि आप मर्द हैं, आपका बात ज्यादा मानता है, महिला का बात नहीं मानता है। जब पुरुष का बात मानता है तो पुरुष समझाए ना दूसरे पुरुष को कि महिला का बात मानना है। इसीलिए निर्भय चेतना आया है। निर्भय चेतना में क्या कर रहे हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसी को सिखा रहे हैं अबाउट जेंडर इक्वालिटी और वुमेन सेफ्टी, राइट्स, लीडरशिप, सब हम लोग मेल रिप्रेजेंटेटिव को सिखा रहे हैं, ताकि फीमेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का बात रखा जाए, बात समझा जाए, ठीक है। तो यही ये स्कीम है। ये स्कीम के अंदर हम लोग मैन को सेंसिटाइज कर रहे हैं टुवार्ड्स वुमेन रेट इश्यूज, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक निर्भय चेतना ट्रेनिंग मॉड्यूल रेडी किए हैं। इसके अंदर हम लोग मास्टर ट्रेनर्स बनाएंगे। मास्टर ट्रेनर्स वो ट्रेनर्स होंगे जो कि आगे ट्रेन करेंगे, आगे जानकारी देंगे, आगे चीज़ों को समझाएंगे। जैसे मास्टर ट्रेनर्स है, इनको हम लोग सिखाएंगे कि जेंडर इक्वलिटी क्या होता है, और वुमेन सेफ्टी क्या होता है, और राइट्स एंड लीडरशिप क्या होता है, ठीक है। मतलब ये जो मास्टर ट्रेनर्स है, ये जो भी मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसको बुलाएंगे और उसको सिखाएंगे कि देखो जेंडर इक्वलिटी क्या होता है, वुमेन सेफ्टी क्या होता है, राइट्स क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है। आप लोग जान गए मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, अब आप लोग जा करके इस काम को करिए। तो मास्टर ट्रेनर हम लोग बनाए जो कि ट्रेन करेगा किसको, मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को शेयर ट्रेन करेगा, ठीक है। अभी हम लोग पायलट बैच लेकर के आए हैं जिसमें 40 मास्टर ट्रेनर हम लोग बनाए हैं जो कि ट्रेन कर रहा है, और ये 6 स्टेट्स में अभी पायलट चल रहा है। 6 स्टेट्स कौन कौन सा है, असम और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। फिर मैं आपको अब रीड कर लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने रोल आउट किया है निर्भय चेतना
इनिशिएटिव, ये नेशनल लेवल इनिशिएटिव है ऑन सेंसिटाइजेशन ऑफ मेन towards women related issues including women's safety and security. It aims to strengthen gender responsive governance at grassroots level. निर्भय चेतना ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है डेवलप किया गया है बाय ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया, एक एनजीओ है वो बनाया है इसको। मास्टर ट्रेनर, एक मास्टर ट्रेनर का हम लोग कैडर रिलेट बना रहे हैं अभी, और वो क्या करेगा, वो जो मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसको सिखाएगा, उसको ज्ञान देगा अबाउट जेंडर इक्वालिटी, वुमेन सेफ्टी, राइट्स एंड लीडरशिप विद इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अभी हम लोग पायलट इनिशिएटिव लेकर के आए हैं, उस पायलट इनिशिएटिव के अंदर 40 मास्टर ट्रेनर को हम लोग ट्रेन किए हैं फ्रॉम 6 स्टेट्स, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तराखंड। ये लोग क्या करेगा, ये लोग सिखाएगा आगे मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कि जेंडर इक्वलिटी क्या होता है और वुमेन का क्या हक है, वुमेन को बोलने दिया जाना चाहिए, वुमेन का बात सुना जाना चाहिए, वुमेन के रिलेटेड कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं रहना चाहिए, वुमेन को सेफ फील होना चाहिए। ठीक है, निर्भय चेतना जो है ये निर्भय रहो इनिशिएटिव के अंदर आता है। निर्भय रहो इनिशिएटिव के अंदर हम लोगों ने निर्भय नेत्री देखा था, निर्भय चेतना देखा था और निर्भय दृष्टि देखा था। तो अभी हम लोग निर्भय चेतना को और गौर से देखेंगे। ओके डन, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दिशा 2.0 स्कीम। ओके, ये दिशा 2.0 स्कीम क्या है? देखो, दिशा 2.0 स्कीम जो है अभी इसका कंटिन्यूएशन अप्रूव हो गया है, अभी ये कंटिन्यू होगा। इसके अंदर है क्या ये समझो। दिशा का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं और फिर यहाँ पर समझते हैं ना। दिशा का फुल फॉर्म क्या है? डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, ये दिशा का फुल फॉर्म है ना यहाँ पर। डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, जस्टिस सबको मिले, इसीलिए हम लोग नया नया सॉल्यूशन ला रहे हैं इस स्कीम के अंदर। दिशा 2.0 स्कीम के अंदर हम लोग नया नया स्कीम लेकर के आ रहे हैं, नया नया इनोवेटिव सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं ताकि जस्टिस सबको मिले, है ना। तो यही स्कीम है, समझते हैं और समझेंगे ना और समझ में आएगा। दिशा 2.0 अभी इसको रिन्यू किया गया है, कंटिन्यूएशन अप्रूव किया गया है, तो 1 अप्रैल 2026 से ये 31 मार्च 2031 तक चलने वाला है। इसका आउटले रखा गया है 255 करोड़, जिसमें से कि सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा, यानी कि सेंट्रल सेक्टर ये स्कीम है। ओके, इसके बाद इसमें 4 कॉम्पोनेंट है, वो 4 कॉम्पोनेंट देखना जरूरी है। कौन कौन सा कॉम्पोनेंट है? एक है टेली लॉ। टेली लॉ के अंदर जो है ना हम लोग फ्री लिटिगेशन लीगल एडवाइस देते हैं थ्रू सीएससी, जो भी सीएससी है, ठीक है। तो सीएससी के अंदर कोई भी इंसान फ्री एडवाइस ले सकता है एक लॉयर से, टेली लॉ का कॉम्पोनेंट के अंदर। टेली लॉ के अंदर क्या होता है कि आप जो भी कॉमन सर्विस सेंटर जाओगे ना, तो वहां पर आप बोलोगे कि हमको ना उस आदमी पे केस करना है, लेकिन हमको यह चीज पहले लीगली जानना है कि केस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, केस करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री लिटिगेशन लीगल एडवाइस लेना, लिटिगेशन से पहले एक लीगल एडवाइस लेना। तो ये आप फ्री ले सकते हैं, कहाँ पर? कॉमन सर्विस सेंटर आप जाओ और वहां पर आप प्री लिटिगेशन लीगल एडवाइस ले सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं टेली लॉ। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं न्याय बंधु। न्याय बंधु के अंदर क्या है? न्याय बंधु के अंदर हम लोग प्रो बोनो कल्चर प्रमोट कर रहे हैं अमॉन्ग एडवोकेट्स एंड लॉ स्टूडेंट्स। मतलब प्रो बोनो का मतलब होता है कि गरीब के लिए आप लड़ो, है ना, वॉलंटियर करो और गरीब के लिए लड़ो। गरीब आपको फीस तो नहीं दे सकता है, लेकिन गरीब के इंसाफ के लिए आप लड़ो। इसको हम लोग बोलते हैं प्रो बोनो कल्चर। तो एडवोकेट्स में और लॉ स्टूडेंट्स में हम लोग ये चीज प्रमोट करना चाहते हैं, इस कल्चर को, प्रो बोनो कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं कि गरीब के लिए तुम लोग लड़ो, प्रो बोनो। इसके बाद लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं अबाउट लीगल राइट्स एंड प्रोविजन, जैसे कि एक महिला के लिए क्या क्या राइट्स है, ठीक है। अगर एक दुकानदार आपको ठग लेता है तो आपके पास क्या क्या राइट है, ये सब अवेयरनेस फैलाना, लीगल प्रोविजन समझाना थ्रू पार्टनरशिप्स ऑफ मिनिस्ट्रीज, पीएसयू डिपार्टमेंट। इसको ही हम लोग बोल रहे हैं लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। इसके बाद चौथा कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है विधि संजीवनी, ये नया कंपोनेंट है, ठीक है। विधि संजीवनी के अंदर क्या हो रहा है? विधि संजीवनी एक तरह का इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, एक तरह का डैशबोर्ड है, जिसके अंदर आप सारा कंपोनेंट का डेटा को देख सकते हो, सारा कंपोनेंट को आप मॉनिटर कर सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट किस तरीके से काम कर रहा है और कितना आगे बढ़ा है। तो ये एक तरह का इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक डैशबोर्ड मिलता है, उसके अंदर आप रियल टाइम डेटा को देख सकते हैं अबाउट ऑल द 4 कंपोनेंट। साथ में इसी योजना के अंदर, इसी कंपोनेंट के अंदर कहना चाहिए, इसी कंपोनेंट के अंदर एक न्याय सेतु का चैटबॉट भी बनाया गया है, जो कि क्या करता है, आप न्याय सेतु चैटबॉट से बात कर सकते हैं और लीगल एडवाइस वगैरह ले सकते हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा।
तो ये था दिशा 2.0 स्कीम। रीड करते हैं हम लोग। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम डिजाइनिंग इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, दिशा, रीस्ट्रक्चर्ड एज दिशा 2.0। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और दिशा 2.0 लेकर के आए हैं। इसका ड्यूरेशन क्या है, 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2031 तक। ठीक है, इसके बाद इसका आउटले रखा गया 255 करोड़, 100% फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर एक नया कंपोनेंट है विधि संजीवनी। विधि का फुल फॉर्म है विजन फॉर इंटीग्रेटेड डिलीवरी ऑफ हार्मोनाइज्ड लीगल इनिशिएटिव्स। इसके अंदर कुछ कुछ कंपोनेंट्स है जैसे कि टेली लॉ, रीचिंग द अनरीच्ड। इसके अंदर हम लोग प्री लिटिगेशन लीगल एडवाइस दे रहे हैं टू ऑल पर्सन थ्रू ए नेटवर्क ऑफ 2.5 लाख CST। ठीक है, इसके बाद न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विसेज प्रोग्राम। इसके अंदर हम लोग प्रमोट कर रहे हैं प्रो बोनो कल्चर among advocates and law students by providing free legal assistance and court representation to the person eligible for free legal aid। ठीक है, तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देख लिए, एक देख लिए हम लोग टेली लॉ और एक देख लिए हम लोग न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विसेज प्रोग्राम। तीसरा है लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लीगल अवेयरनेस फैला रहे हैं और लिटरेसी दे रहे हैं थ्रू पार्टनरशिप्स विद मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड PSU। लास्ट में विधि संजीवनी, ये नया कंपोनेंट है। ये क्या है, ये एक सेंट्रलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर एंड टू एंड प्रोग्राम मॉनिटरिंग। ठीक है, तो प्रोग्राम मॉनिटरिंग करने के लिए एक आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसको हम लोग बोल रहे हैं विधि संजीवनी। ये जो है एक इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड आपको दिखाएगा जिसके अंदर रियल टाइम डेटा स्ट्रीम होगा फ्रॉम ऑल 4 कंपोनेंट्स। और साथ में हम लोग एक न्याय सेतु चैटबॉट है, इसको भी इसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं जो कि आपका लीगल क्वेरी रिजोल्यूशन करेगा और डेटा एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग को लेकर के भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये वाला स्कीम भी आप लोग समझ गए। अभी हम लोग ये स्कीम डन हो गया, आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी देखते हैं ट्रेड। मई में कुछ ट्रेड डेटा रिलीज हुआ है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ट्रेड डेटा रिलीज किया है कि मई में आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हुआ है। देख लेते हैं यहाँ पर टोटल एक्सपोर्ट कितना हुआ, टोटल इंपोर्ट कितना हुआ है। तो टोटल एक्सपोर्ट जो है मई महीने में कितना हुआ है, $81.96 बिलियन और टोटल इंपोर्ट कितना हुआ है, $92.47 बिलियन। ठीक है, इसके बाद इसमें से मर्चेंडाइज का कितना हुआ है इंपोर्ट, ये देख लो, और सर्विसेज का कितना इंपोर्ट हुआ ये देख लो। इधर एक्सपोर्ट में मर्चेंडाइज का कितना एक्सपोर्ट हुआ ये देख लो और सर्विस का कितना एक्सपोर्ट हुआ ये देख लो। सिंपल था, इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई। ठीक है, इधर डन हो गया हमारा। अब लास्ट में देखते हैं PLFS, पब्लिक लेबर फोर्स सर्वे। तो ये हर मंथ के लिए पब्लिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा लेकर के आता है। इस साल भी इस महीने के लिए भी डेटा जो आया है, मई महीने का डेटा, वो आप यहाँ पर देख लो। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कितना प्रतिशत पॉपुलेशन आपका काम कर रहा है या फिर काम खोज रहा है, तो 54.4% है। इसके बाद कितना प्रतिशत ऐसा पॉपुलेशन है जो कि एक्चुअली में काम कर रहा है, 51.4%। एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, कितना प्रतिशत लेबर फोर्स का ऐसा है जो कि काम नहीं कर रहा है, अनएम्प्लॉयड है, काम खोजना तो चाह रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है, तो ऐसा 5.5% है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल डेटा था। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हम लोग समरी करेंगे और अब तक हम लोगों ने जो भी देखा है वो सारे न्यूज को हम लोग फटाफट देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूं और वापस स्टार्ट करता हूं। ओके, चलो समराइज करते हैं आज जो भी हम लोगों ने देखा, स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030। इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर के इनोग्रेट किया है इंडिया और फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 और इंडिया और फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030। मतलब कि 2030 तक इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर के इनोवेशन पे क्या क्या काम करने वाला है, इसका रोड मैप डिसाइड हुआ है। तो उसी को आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अंदर 4 पार्टनरशिप है, चारों पार्टनरशिप करके देखते हैं। पहला है पार्टनरशिप और ट्रस्टेड AI। AI जो है उसका यूसेज ट्रस्ट वर्दी रहे, AI सेफ रहे, इसके लिए हम लोग पार्टनरशिप किए हैं। और इसमें भी हमारा जो प्रायोरिटी है वो है चाइल्ड सेफ्टी ऑनलाइन। ऑनलाइन में जो भी चाइल्ड को कंटेंट दिखाया जाता है उस पर हम लोग ध्यान रखना है हम लोग को। दूसरा, चाइल्ड का जो डीप फेक बनता है, डीप फेक से भी हम लोग को उनको बचाना है। ठीक है, ये पार्टनरशिप के अंदर बात कहा गया है। दूसरा, डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क बनाना है जो कि प्राइवेसी को प्रिजर्व करके हो, यानी डेटा तो शेयर हो ताकि रिसर्च हो सके, लेकिन डेटा शेयर होते हुए भी प्राइवेसी मेंटेन रहे, मतलब कि बिना आइडेंटिटी शेयर किए डेटा शेयर करना है। ठीक है, ये पहला पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप और ट्रस्टेड AI। दूसरा पार्टनरशिप है पार्टनरशिप फॉर पीपल टू पीपल कोऑपरेशन वाया एकेडमिक मोबिलिटी। फ्रांस जो है वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को बुलाएगा बाय 2030 और वहां पर स्टेम का जानकारी मिलेगा, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस पे
ज्ञान दिया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा विथ इंडियन स्टूडेंट्स। तो फ्रांस 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को बुला रहा है बाय 2030। इसके साथ साथ फ्रांस के अंदर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन भी है, यानी इंडिया में आपने जो भी डिग्री हासिल किया है वो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उसको माना जाएगा इन फ्रांस। इसको बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन। यानी मान लो आपने बीटेक किया हुआ है तो वहां पर भी जाकर के आपको बीटेक नहीं करना पड़ेगा, वहां बीटेक आपका वैलिड रहेगा, आप बीटेक के बाद एमटेक वहां से कर सकते हो। ठीक है, ये पार्टनरशिप में ये कहा गया। तीसरा पार्टनरशिप था पार्टनरशिप फॉर टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी एंड इनोवेशन लेड ग्रोथ। इसके अंदर इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एडवांस रिसर्च ये बनाया गया है, ये सेंटर बनाया गया है। यही सेंटर सेंटर रहेगा फॉर साइंटिफिक ऑपरेशन। इसके बाद फ्रैंको इंडियन कैंपस फॉर एरोनॉटिक्स ट्रेनिंग एंड करियर्स, इसको स्टैब्लिश किया गया है कानपुर में, ताकि फ्रांस का जो भी एक्सपर्टीज है ना एरोनॉटिक्स के अंदर, उसको ट्रेन इंडिया वाला भी ले पाए, इंडिया वाला भी उस एक्सपर्टीज का यूज ले पाए, सीख पाए। इसके बाद इंडिया फ्रांस इनो एक्सचेंज ब्रिज भी इस पार्टनरशिप के अंदर बात कहा गया है। इससे क्या होगा, जो भी इंडिया का स्टार्टअप्स है वो फ्रांस का जो इन्वेस्टर्स है उससे इन्वेस्टमेंट ले सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इंडिया का जो स्टार्टअप है वो जाकर के इन्वेस्टमेंट ले रहा है, या फिर इंडिया का जो इन्वेस्टर है वो फ्रांस का स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी कर रहा है। ये भी हम लोग कर सकते हैं इंडिया फ्रांस इनो एक्सचेंज ब्रिज के द्वारा। इसके बाद इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर के 2 इंटरनेशनल स्पेस इवेंट होस्ट करने वाला है, एक बेंगलुरु में एक पेरिस में। इसके बाद चौथा पार्टनरशिप है पार्टनरशिप फॉर बिल्डिंग एआई एंड रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल चैलेंजेस ऑन हेल्थ। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग कंसेंट बेस्ड डेटा ले रहे हैं और उस डेटा को रिसर्च करके यूज करके हम लोग एआई सॉल्यूशंस बना रहे हैं फॉर हेल्थ। ठीक है, तो ये 4 पार्टनरशिप के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस किए इन दिस रोड मैप। ठीक है, चलो ये वाला न्यूज हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में ही ना एक और स्पेशल काम हुआ है। स्पेशल काम क्या हुआ है यहां देखते हैं। देखो, इंडिया के अंदर अटल इनोवेशन मिशन, इंडिया के अंदर अटल इनोवेशन मिशन के अंदर एक अटल टिंकरिंग लैब चलता है। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर एक अटल टिंकरिंग लैब बनाया गया है। उस लैब में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उस लैब में जाते हैं और उस लैब में 3D प्रिंटर देखते हैं, उस लैब में रोबोट देखते हैं, उस लैब में मशीन लर्निंग का डेमो देखते हैं, उसी लैब के अंदर वो देखते हैं कि किस तरीके से ड्रोन उड़ता है। तो वहाँ पर जो बच्चे जाते हैं और नया नया टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो एक क्यूरियोसिटी उनमें डेवलप होता है। ये जो क्यूरियोसिटी उनमें डेवलप हो रहा है ये बहुत अच्छा है, बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप हो रहा है तो आगे ग्रो करेंगे। यही चीज को फ्रांस भी देखा और फ्रांस इस चीज से इंस्पिरेशन लिया है और फ्रांस बोल रहा है कि जिस तरह से इंडिया में अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू ये काम हो रहा है ना, वैसे ही डसॉल्ट सिस्टम जो है, डसॉल्ट सिस्टम ये लोग क्या करना चाह रहा है, फ्रांस में स्कूल इनोवेशन लैब बनाना चाहता है। जैसे अटल टिंकरिंग लैब है वैसे ही फ्रांस में स्कूल इनोवेशन लैब बनेगा। वहां पर भी ये सेम काम होगा कि वहां पर भी 3D प्रिंटर, नया नया इनोवेशन का रोबोटिक्स, उसके बाद फिर ड्रोन, ये सब कैसे काम करता है वहां के भी बच्चे देख सकेंगे। इसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि ये दोनों बच्चे जो सीखेंगे वो आपस में इन लोग को जोड़ दिया जाए तो ये लोग बहुत सारा चीज इनोवेशन भी कर सकेंगे। जैसे कि क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग ये सोल्यूशन लेके आ सकते हैं, वाटर सिक्योरिटी के लिए सोल्यूशन लेकर के आ सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक ब्रिज बनाए हैं, इंडिया फ्रांस एटीएल ब्रिज। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया के जो अटल टिंकरिंग लैब के बच्चे हैं और फ्रांस के जो स्कूल इनोवेशन लैब के बच्चे होंगे, ये लोग दोनों आपस में कोलैबोरेट करेंगे और रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को लेकर के जो भी सॉल्यूशंस आ सकता है वो सॉल्यूशंस पे काम करेंगे। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं इंडिया फ्रांस एटीएल ब्रिज। एटीएल का मतलब समझ गए आप, अटल टिंकरिंग लैब्स। तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के अंदर और ला फाउंडेशन डसॉल्ट सिस्टम, ये लोग दोनों मिल करके अटल ब्रिज रेडी किया है, एटीएल ब्रिज रेडी किया है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर यंग इनोवेटर्स जो हैं इंडिया और फ्रांस के वो कोलैबोरेट करेंगे टू क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशंस। स्कूल इनोवेशन हब जो है ये सेटअप हो रहा है पहली बार फ्रांस में, इंस्पायर्ड बाय अटल टिंकरिंग लैब फ्रेमवर्क। समझ गए, ये वाला न्यूज आपको आ गया। आगे बढ़ते हैं ना, अभी देखते हैं हम लोग प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इसी योजना का पहले नाम हुआ करता था एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। तो अभी हम लोग पीएम विकसित भारत योजना को देखते हैं। अभी इस योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपया डिसबर्स किया गया है, तो इसीलिए ये न्यूज में चल रहा है। ये जो स्कीम है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, इसके अंदर हम लोग का एम है कि हम लोग 3.5 करोड़ जॉब क्रिएट करें। 3.5 करोड़ जॉब, इसके अंदर 1.92 करोड़ जॉब जो है वो नया जॉब होना चाहिए। ठीक है, ये जो स्कीम है 2 साल तक चलने वाला है, अगस्त 2025 से लेकर के जुलाई 2027 तक, और इसका आउटले रखा गया है 99,446 करोड़।
ये जो स्कीम है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, इसके अंदर दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर हम लोग इंप्लॉयज को इंसेंटिव देते हैं ताकि इंप्लॉयज जाकर के जॉब ज्वाइन करे, और पार्ट बी में हम लोग इंप्लॉयर्स को इंसेंटिव देते हैं ताकि इंप्लॉयर्स और इंप्लॉयज को अपने तरफ हायर करें। तो अगर मान लो इंप्लॉयज को दे रहे हैं पैसा कि तुम जाओ, और इंप्लॉयर को पैसा दे रहे हैं कि तुम लाओ, तो इससे क्या होगा कि और भी लोग काम करने के लिए आएंगे, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फिर सरकार बता पाएगा कि देखो हम लोग एम्प्लॉयमेंट पे काम किए हैं, इसीलिए ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए में हम लोग फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को इंसेंटिव दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 1 मंथ ऑफ ईपीएफ वेज। जो भी उसको सैलरी मिल रहा होगा उसका 1 मंथ का सैलरी उसको इंसेंटिव दिया जाएगा सरकार के द्वारा, लेकिन मैक्सिमम 15,000 रुपीज। यानी अगर मान लो कि किसी का सैलरी 20,000 है तो उसको मैक्सिमम 15,000 ही मिलेगा। अगर किसी का सैलरी 12,000 है तो उसको 12,000 पूरा मिलेगा। अगर किसी का सैलरी 10,000 है तो उसको 10,000 पूरा मिलेगा। यानी कि 1 महीने का ईपीएफ वेज मिलेगा अप टू 15,000 रुपीज। लेकिन एक बार में नहीं देगा, ये 2 बार में देगा, 2 इंस्टॉलमेंट में देगा। एक इंस्टॉलमेंट होगा उसका आफ्टर 6 मंथ ऑफ सर्विस, और दूसरा इंस्टॉलमेंट होगा आफ्टर 12 मंथ एंड कंप्लीटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, इंस्टॉलमेंट हम लोग दूर दूर में दे रहे हैं। इससे क्या इंश्योर हो रहा है, इससे ये इंश्योर हो रहा है कि जो एम्प्लॉइज फर्स्ट टाइम आ रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो 1 साल तक तो कम से कम रह रहा है, या कम से कम 6 महीना तक तो रह ही रहा है, क्योंकि 6 महीने के बाद ही तो उसको मिलेगा 15,000 का आधा रुपया, और दूसरा फिर 12 महीने के बाद मिलेगा। ठीक है, तो ये जो स्कीम है ये 1 लाख रुपया पर मंथ से कम कमाने वाले एम्प्लॉयज के लिए है। ठीक है, तो पार्ट ए के अंदर हम लोग इंसेंटिव दे रहे हैं, कितना रुपया, 1 मंथ का सैलरी, लेकिन मैक्सिमम 15,000 रुपया, ये भी 2 इंस्टॉलमेंट में, आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 12 मंथ। ठीक है, इसके बाद पार्ट बी में हम लोग इंप्लॉयर को क्या इंसेंटिव दे रहे हैं ये देखते हैं। तो इंप्लॉयर को कैसे इंसेंटिव दे रहे हैं, इंप्लॉयर को पहले हम लोग बोलते हैं कि तुम एक्स्ट्रा इंप्लॉय को लेकर के आओ। अगर तुम्हारे पास 50 से कम इंप्लॉयज है तो तुम एटलीस्ट 2 एडिशनल इंप्लॉय लेकर के आओ, और अगर तुम्हारे पास 50 से ज्यादा इंप्लॉयज है तो तुम एडिशनल 5 इंप्लॉयज लेकर के आओ, तब तुमको इंसेंटिव मिलेगा। कितना इंसेंटिव मिलेगा, अगर तुमने वेज जो है, अगर तुमने सैलरी 10,000 से कम रखा है तो 1,000 रुपया पर मंथ पर इंप्लॉय तुमको मिलेगा सरकार के द्वारा। अगर तुमने जो इंप्लॉय को रखा है उसका सैलरी रखा है 10,000 से लेकर 20,000 तक के बीच में, तो उस इंप्लॉयर को मिलेगा 2,000 रुपया पर मंथ पर इंप्लॉय। और अगर सैलरी 20,000 से लेकर के 1 लाख तक का है तो उस केस में इंप्लॉयर को मिलेगा 3,000 पर मंथ। ठीक है, कितना दिन तक मिलते रहेगा, 2 साल तक मिलते रहेगा। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो फिर और 2 साल मिलेगा, यानी 4 साल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो इंप्लॉयर है, इंप्लॉयर को 6 महीना तक तो उसको रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक एडिशनल आप लिख सकते हो कंडीशन कि 6 मंथ का मिनिमम 6 मंथ आपको हायरिंग करके रखना ही पड़ेगा, मिनिमम हायर्ड 6 मंथ मिनिमम हायर्ड, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, समझ में आ गया आपको ये स्कीम। तो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 3.5 करोड़ जॉब का हम लोग एम रखे हैं, जिसमें से 1.92 करोड़ जॉब जो है वो नया आना चाहिए। 2 साल तक चलेगा, अगस्त 2025 से लेकर जुलाई 2027 तक। इसका आउटले रखा गया 99,446 करोड़। इसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर है इंसेंटिव हम लोग दे रहे हैं फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को 1 महीने का सैलरी, लेकिन मैक्सिमम 15,000 पर मंथ, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में हम लोग देंगे, एक 6 महीने के बाद, एक 12 महीने के बाद। सैलरी जो है 1 लाख पर मंथ से कम होना चाहिए। दूसरा पार्ट में हम लोग इंप्लॉयर्स को इंसेंटिव दे रहे हैं, और कितना तक देंगे, मैक्सिमम 3,000 पर मंथ देंगे पर एक्स्ट्रा इंप्लॉय। अगर इंप्लॉयर का 50 से कम इंप्लॉय है तो मिनिमम 2 एडिशनल इंप्लॉय तुम रखो। अगर इंप्लॉयर का 50 से ज्यादा इंप्लॉय है तो एटलीस्ट 5 एडिशनल इंप्लॉय तुम रखो। इंप्लॉय को 6 महीना तक रखना ही पड़ेगा, तब जाकर के ये चीज आपको मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। कितना बेनिफिट मिलेगा, अगर ईपीएफ वेज आपने 10,000 से कम रखा है तो 1,000 रुपया पर मंथ मिलेगा आपको पर इंप्लॉय। अगर 10,000 से लेकर के 20,000 तक में आपने इंप्लॉय का सैलरी रखा है तो उस केस में 2,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। और अगर 20,000 से लेकर के 1 लाख तक में आपने ईपीएफ वेज रखा है तो 3,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। ये कब तक मिलेगा इंप्लॉयर को, 2 साल तक मिलेगा सारे सेक्टर के लिए। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रखे हैं तो उस केस में 4 साल का आपको ये मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगला न्यूज को देखें तो इंडिया और यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये साइन हुआ था 2025 में, अभी ये इफेक्ट में आया है। इसमें कुछ फायदा इंडिया को है, कुछ फायदा यूके को है। इंडिया को क्या फायदा हो रहा है, 99% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट जो है उस पर 0 ड्यूटी लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद इंडिया का जो भी इंजीनियर्स है, शेफ्स है और म्यूजिशियंस है, इन लोग को वीजा लिबरलाइजेशन मिलने वाला है। साथ में डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन साइन हुआ है, ये भी अभी अप्लाई होने वाला है। डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन क्या होता है, जब भी मान लो कि एक इंसान
जो कि इंडिया में काम कर रहा हो और उसको हम लोग यूके भेज दिए हैं अगले 4 सालों के लिए फॉर एग्जांपल, तो इंडिया में तो वो ईपीएफ वगैरह देता ही है मैंडेटरी। अगर यूके में जाएगा तो यूके में उसको नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ेगा रेगुलर। तो 3 साल के लिए जो नेशनल कंट्रीब्यूशन दे रहा है ये, इसका तो कोई मैटर नहीं करता क्योंकि उसको तुरंत मिलेगा नहीं इसका फायदा। तो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के अंदर ये कहा गया है कि यूके में जाकर के उसको जो ये एनआईसी का देना पड़ता है ना, ये कंट्रीब्यूशन ये नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयर के साथ ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन कर ही रहा है इंडिया के अंदर। अगर टेम्प्रोरी कोई आता है यूके के अंदर तो उसको नहीं करना पड़ेगा। 5 साल तक अगर कोई यहाँ पर रहता भी है, यूके में रहता भी है, तो उसको एनआईसी का कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा, उसके बाद देना पड़ेगा। तो 5 साल तक अगर है तो नहीं देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन साइन हुआ है, तो ये बेनिफिट मिल रहा है। ये इंडियन प्रोफेशनल को मिलेगा, जो भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज है जो कि इंडिया के ऑफिस से जाकर के यूके में रहने लगा है उन लोग को मिलेगा, इंडियन प्रोफेशनल्स को मिलेगा, ठीक है, ये बेनिफिट मिलेगा। तो इंडियन प्रोफेशनल्स एग्जाम्प्ट फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स इन यूके अप टू 5 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद यूके को भी बेनिफिट है, 91% ऑफ यूके का एक्सपोर्ट जो है उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगा। और इससे क्या बेनिफिट होगा, यूके जो है ये बहुत सारा सामान इंडिया में बेच सकेगा, और इंडिया तो ऐसे ही बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो यहाँ का मार्केट भी बड़ा है, यूके को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। ये भी न्यूज़ समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं रिवॉर्ड प्रोग्राम। रिवॉर्ड प्रोग्राम का एक नेशनल लेवल मीटिंग हुआ है फॉर वाटरशेड, इसीलिए हम लोग रिवॉर्ड प्रोग्राम का भी देख रहे हैं। रिवॉर्ड प्रोग्राम के अंदर होता क्या है, रिवॉर्ड प्रोग्राम के अंदर हम लोग वाटर का कंजर्वेशन करते हैं। जो भी रेन वाटर आता है, जो भी वाटर शेड में गिरता है रेन वाटर, तो रेन वाटर को हम लोग सेव रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए चेक डैम बनाते हैं, फार्म पॉन्ड बनाते हैं, काउंटर ट्रेंचेस बनाते हैं, ठीक है, काउंटर ट्रेंचेस बनाते हैं ऐसा, ठीक है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये सब करने के लिए तो पैसा चाहिए। तो ये सब को करने के लिए जो पैसा चाहिए, वर्ल्ड बैंक बोलता है कि हम लोग हेल्प करेंगे ये काम करने के लिए। यानी अगर तुम चेक डैम बनाओगे, फार्म पॉन्ड बनाओगे, काउंटर ट्रेंचेस बनाओगे या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करोगे, तो वर्ल्ड बैंक तुमको पैसा देगा। लेकिन ऐसे ही पैसा नहीं देगा, ये देगा तुमको अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम फॉर रिजल्ट। यानी पहले तो तुम रिजल्ट दिखाओ, फिर तुमको रिइंबर्समेंट कर दिया जाएगा। पैसा तुम ही खर्चा करो, बाद में उस पैसा का रिइंबर्समेंट हम लोग कर देंगे, पैसा तुमको वापस से हम लोग दे देंगे, ठीक है, ये काम हम लोग कर देंगे। तो बेस्ड ऑन डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स वर्ल्ड बैंक हेल्प करेगा। कितना हेल्प करेगा, अगर कोई स्टेट प्रोजेक्ट्स है तो उस समय 70:30 70% वर्ल्ड बैंक पैसा दे देगा और 30% स्टेट्स को खुद लगाना पड़ेगा। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एक्टिविटी है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का कोई एक्टिविटी है, तो उस केस में 50-50 है, यानी 50% वर्ल्ड बैंक पैसा देगा और 50% डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज इसको खुद ही लगाना पड़ेगा। तो इस स्कीम के लिए, इस प्रोग्राम के लिए बजट कितना है, इस स्कीम के लिए बजट है $167.71 मिलियन, जिसमें से वर्ल्ड बैंक जो है वो $115 मिलियन दे रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो है वो $6 मिलियन दे रहा है। इसके बाद जो स्टेट्स है वो दे रहा है आपको $46.71 मिलियन। अभी सिर्फ 2 ही स्टेट्स है जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, एक है कर्नाटका और एक है उड़ीसा, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक जो $115 मिलियन पैसा देने वाला है, कर्नाटका को देने वाला है $60 मिलियन, उड़ीसा को देने वाला $49 मिलियन, और जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज है उसको $6 मिलियन देने वाला है। देख लिया आपने, यहाँ पर जो हम लोगों ने बात किया था कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज और वर्ल्ड बैंक ये दोनों 50-50 खर्चा करेगा। तो जैसे वर्ल्ड बैंक दे रहा है $6 मिलियन, तो यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट लैंड रिसोर्सेज भी $6 मिलियन ही दे रहा है। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया ये वाला स्कीम। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब नेशनल कैपिटल रीजन का प्लानिंग बोर्ड का एक मीटिंग हुआ है, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, जो दिल्ली एनसीआर आप सुनते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, तो उस रीजन का प्लानिंग करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं एनसीआर प्लानिंग बोर्ड। तो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का भी 42nd मीटिंग हुआ था, जहां पर कुछ बातें को डिस्कशन हुआ है। अब ये बातें बहुत सिग्निफिकेंस रखती है, इसलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर रीजनल प्लान 2041 डिस्कशन किया गया और इसमें बोला गया कि जो एनसीआर का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ रखेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ सिटीज बनाएंगे। हम लोग 4 न्यू सिटीज बनाएंगे जिसको हम लोग नमो सिटीज बोलेंगे। तो 4 न्यू सेमी ग्रीनफील्ड सिटीज बनाएंगे टू बी डेवलप्ड ऑन आरआरटीएस लाइंस। आरआरटीएस लाइंस क्या होता है, जैसे देखो दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अर्बनाइजेशन का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली के अगल बगल ही हम लोग बहुत सारा सिटीज बना दे, ठीक है, और वो सिटीज के अंदर अर्बनाइजेशन रख ले।
ताकि लोग जो हैं वो थोड़ा बढ़ जाए, तो पोल्यूशन कम होगा, पॉपुलेशन पे कम प्रेशर आएगा और अर्बनाइजेशन पे भी कम प्रेशर आएगा। और यहाँ से हम लोग एक ट्रेन का रास्ता जोड़ देंगे, नमो भारत ट्रेन को जोड़ देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं RRTS, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। और वो ट्रेन से ही लोग वहां जाके काम कर पाएंगे और आकर के फिर रह पाएंगे। 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर दूर हम लोग एक सिटीज बना देंगे, और वो सिटीज में लोग जाएंगे, वहां पर रहेंगे, काम करेंगे, सॉरी वहां पर रहेंगे, दिल्ली में आके काम करेंगे, वापस चले जाएंगे। तो इसको हम लोग जोड़े हैं RRTS लाइन से, ठीक है। इसको हम लोग नमो भारत ट्रेन भी बोलते हैं। तो RRTS यही वाला होता है, RRTS, ठीक है। तो RRTS का जो मान लो ये है रास्ता है, RRTS का रास्ता में जितना भी स्टेशन पड़ता है, वो स्टेशन को हम लोग बोल रहे हैं कि वो स्टेशन के अंदर ही हम लोग एक प्रपोज्ड सिटी बना देंगे, जिससे क्या होगा कि दिल्ली पे पॉपुलेशन का भी प्रेशर कम पड़ेगा, अर्बनाइजेशन का प्रेशर कम पड़ेगा, पॉपुलेशन का भी प्रेशर कम पड़ेगा। तो वही हम लोग यहाँ पर नमो सिटी बना रहे हैं, ठीक है। ये जो नमो सिटी बना रहे हैं, ये तो NCR में जो जो स्टेट्स आते हैं वही लोग बनाएगा। तो उन स्टेट्स के लिए हम लोग 1000 करोड़ का ग्रांट रखे हैं, ताकि वो लोग प्लानिंग कर सके, मास्टर प्लान हम लोग बना कर दे सके। इसके बाद अगर कोई स्टेट अच्छा काम करता है, जैसे कि लैंड वो फास्ट एक्वायर कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, या फिर यूटिलिटी फास्ट बना रहा है, तो उसका काम को देखते हुए उन लोगों के लिए हम लोग परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भी देंगे। उसके लिए 5000 करोड़ रुपया रखा गया है। साथ में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम भी है, जिसके अंदर हम लोग ओल्ड बस या फिर ट्रक को रिप्लेस कर रहे हैं, ताकि ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैप कर दे और नया व्हीकल्स आए जो कि पोल्यूशन कम करे। तो उसको हम लोग एक स्कीम के अंदर लाए हैं, उस स्कीम का नाम है परिवर्तन स्कीम, ठीक है। इसके बाद अगला इनिशिएटिव को देखें तो निर्भय चेतना इनिशिएटिव। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी ग्रास रूट लेवल है, जैसे कि पंचायत का जगह होता है, पंचायत वाले एरियाज में, रूरल एरियाज में हम लोग मैन को सिखा रहे हैं कि वुमेन का कैसे आपको रिस्पेक्ट करना है इन ऑफिसेस, रूरल ऑफिसेस। जैसे मान लो कि जो भी मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, गांव शहर में क्या होता है, एक मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, मतलब सरपंच और क्या बोलते हैं मुखिया, ये सब होता है ना, मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, और एक होता है फीमेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना, फीमेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो अक्सर क्या होता है गांव में जो भी फीमेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होती है, उसका वैल्यू कोई देता ही नहीं है, उसका बात कोई सुनता ही नहीं है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को सिखाएं कि देखो फीमेल का क्या राइट्स होता है, ये तुम जान लो, और तुम जान करके वहां के लोगों को सिखाओ, ताकि वहां के लोग ये चीज जान सकें कि फीमेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का क्या हक है, और वो जो बोल रही है उसको मानना कितना जरूरी है, और वो मानना चाहिए। इसी स्कीम को हम लोग बोल रहे हैं निर्भय चेतना स्कीम। यहाँ पर मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग सिखा रहे हैं कि तुम लोग जो है फीमेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए काम करो, इनका राइट्स को फैलाओ, इनके बारे में लोगों को जानकारी दो। इसी को हम लोग बोल रहे हैं निर्भय चेतना इनिशिएटिव, ठीक है। इसमें सेंसिटाइज कर रहे हैं हम लोग मैन को टुवर्ड्स वुमेन रिलेटेड इश्यूज। इसके अंदर हम लोग पहले ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए हैं। ट्रेनिंग मॉड्यूल जो हम लोग बनाए हैं उसके अंदर हम लोग पहले ट्रेन करेंगे मास्टर ट्रेनर्स को, यानी कि कुछ लोगों को हम लोग पकड़ेंगे और उनको ट्रेन करेंगे, उनको बनाएंगे मास्टर ट्रेनर। ये जो मास्टर ट्रेनर होंगे, ये जाएंगे और मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे कि जेंडर इक्वलिटी क्या होता है, वुमेन सेफ्टी क्या होता है, राइट्स क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है। और फिर ये जो मास्टर ट्रेनर्स हैं ये सिखा देंगे, तब ये वाला जो हम लोग का इनिशिएटिव है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी इसी निर्भय चेतना का ही पायलट बैच भी आया है, जिसमें हम लोग 40 मास्टर ट्रेनर को सिखाए हैं 6 स्टेट्स के अंदर, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दिशा 2.0। तो दिशा जो है इसका फुल फॉर्म है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। जस्टिस सबको मिले और सही तरीके से मिले, इसके लिए हम लोग सॉल्यूशंस बनाना चाहते हैं। वो सॉल्यूशन बनाने के लिए ये वाला स्कीम आया है, उसका नाम है दिशा, डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। अभी इसी स्कीम का 2.0 वर्जन आया है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं इसका कंटिन्यूएशन हुआ है। तो दिशा स्कीम का कंटिन्यूएशन हुआ है, और इसका ड्यूरेशन अब कितना हो गया है, 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31/2031। इसमें 255 करोड़ रुपया खर्चा होगा, 100% फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर 4 कंपोनेंट है, चारों कंपोनेंट को भी देखते हैं, है ना। 4 कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट जो है विधि संजीवनी, ये न्यू आया है। पहला है टेली लॉ। टेली लॉ के अंदर है ना आप प्री लिटिगेशन लीगल एडवाइस ले सकते हैं थ्रू सेंट्रल सर्विसेज सेंटर, ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर। क्या होता है कि जब भी मान लो कि आपको कोई केस करना है,
या फिर कोर्ट केस आपको करने जाना है तो कुछ कुछ रूल्स आपको जानना है। तो ये रूल्स जानने के लिए आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हो, तो अगर आप जाओगे किसी के पास, मान लो कि आप गए किसी ऑफिसर के पास या फिर लॉयर के पास, तो वो तो पैसा ले लेगा। तो यहाँ पर हम लोग बोले हैं कि आप फ्री में प्री लिटिगेशन लीगल एडवाइस ले सकते हैं थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर। इंडिया में 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर है, वहां पर आप जाओ और लीगल एडवाइस ले सकते हो आप फ्री में। ये इनिशिएटिव है, ये कंपोनेंट है टेली लॉ। दूसरा है न्याय बंधु। न्याय बंधु क्या है? इस कंपोनेंट के अंदर हम लोग प्रमोट कर रहे हैं प्रो बोनो कल्चर। प्रो बोनो कल्चर का मतलब होता है कि गरीब के लिए केस लड़ो। गरीब को जल्दी से कोई मिलता नहीं है जो उसके लिए केस लड़े या उसके हक के लिए लड़े। तो न्याय बंधु कंपोनेंट के अंदर हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं ऐसा कल्चर जिसमें जो एडवोकेट्स हैं या फिर लॉ स्टूडेंट्स हैं वो गरीबों के लिए हेल्प करे, गरीबों के लिए लड़े। ओके। इसके बाद तीसरा कंपोनेंट है लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर मिनिस्ट्रीज, पीएसयू डिपार्टमेंट आपस में आता है और अवेयरनेस फैलाता है अबाउट लीगल राइट्स एंड लीगल प्रोविजंस। इसके बाद चौथा जो कि नया है, ये विधि संजीवनी। ये एक तरह का आपको प्लेटफॉर्म है जहां पर हर कंपोनेंट का डेटा इंटीग्रेट किया हुआ है ताकि मॉनिटरिंग हो सके। अब इसी प्लेटफॉर्म के साथ है एक न्याय सेतु चैटबॉट भी लिंक किया गया है ताकि आप फ्री में लीगल एडवाइस या फिर मान लो कि कोई लीगल क्वेरी है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिशा 2.0 के अंदर हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला। मई महीना में आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेटा रिलीज किया है जिसमें बताया है कि टोटल एक्सपोर्ट जो है वो $81.96 बिलियन है और टोटल इंपोर्ट जो है वो $92.47 बिलियन है। ठीक है, उसमें से मर्चेंडाइज का कितना एक्सपोर्ट है वो बताया है और सर्विसेज का कितना एक्सपोर्ट है ये बताया है। इंपोर्ट के अंदर भी जो मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट है ये बताया है, मर्चेंडाइज का इंपोर्ट ये बताया है और सर्विसेज सेक्टर का क्या इंपोर्ट है ये बताया है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने कवर कर लिया जून का 3rd वीक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करो दोस्तों। आपका एक लाइक जो है मेरा मोटिवेशन दुगना करता है। आप जरूर कमेंट करो। अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा फील होता है और मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। ठीक है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो आप जरूर कमेंट करो। आपका एक कमेंट मेरे अंदर जो ऊर्जा भरता है वो आपको पता नहीं। आप जरूर शेयर करो क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और सब्सक्राइब करके रखो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज की तैयारी कर रहे हो या फिर आरबीआई की तैयारी कर रहे हो या फिर नाबार्ड की तैयारी कर रहे हो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।